गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी हम लोगों ने चैप्टर 51 तक की कवर कर लिया था बाय लक्ष्मीकांत। और आज हम लोग यानी मैंने जैसा वादा किया था आपसे कि जो न्यू एडिशन में यानी 6th एडिशन में जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, यानी उनको भी मैं डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर हम लोग यानी 6th एडिशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में 2 चैप्टर ऐड हुए हैं और उनको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो यानी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, यानी ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। और इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इन 2 टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में। अगर आपने अभी तक की चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें। और आइए डिस्कस करते हैं जीएसटी के बारे में। तो क्या है जीएसटी? जैसा कि हम लोग पढ़ने का हम लोगों का तरीका कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके समरी को समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, और बहुत अच्छे से इस शब्द से आप परिचित हैं। और कब से परिचित हैं? जब से आपने देखा था 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी भारत में लागू हुआ तब से आप इस शब्द से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है जीएसटी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके वेतन पे टैक्स पड़ता है तो आप कहते हैं कि हाँ, वेतन पे टैक्स लिया जाता है। और ये भी सीमा भी जो है निर्धारित कर दी जाती है कि 5 लाख तक की इतना टैक्स पड़ेगा, उसके बाद 10 लाख तक की इतना टैक्स पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो इतना टैक्स पड़ेगा। यानी आपकी जो है सर्विस अगर आप करते हैं या जो है सर्विस करते हैं तो इससे आपको यानी आपकी इनकम पर कुछ टैक्स पे करते हैं आप, और वो होता है डायरेक्ट टैक्स। यानी अगर मैं यहाँ पर टैक्स यानी कर मतलब टैक्स, तो टैक्स की बात की जाए तो 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर यानी जो है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहेंगे प्रत्यक्ष कर, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी जिसका पूरा नाम क्या है, जीएसटी का पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम लोग इस टॉपिक पर आ रहे हैं। पहले सबसे पहली बात जो है यहाँ पर कर क्या होता है इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो कर 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या है? यानी जो हमारी इनकम पर लग रहा है। इनकम पर क्या लग रहा है कि प्रत्यक्ष कर। साधारण भाषा में समझा जाए तो जिस व्यक्ति पर लगता है उसी व्यक्ति को वो कर जो है वो पे करना होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। यानी जिस ये जो है इनकम कर यानी जो प्रत्यक्ष कर है वो पर्टिकुलर जिस भी शख्स पर लगेगा उसी को ही पे करना पड़ेगा, यानी जिस नाम से जिसके पर लगेगा। यानी अगर आप जो है मंथली या वार्षिक आप जो कमाते हैं अगर उस पर टैक्स लगता है तो वो आपसे ही वसूला जा रहा है कि आपके 5 लाख रुपए पर आपको इतना टैक्स देना पड़ा, तो वो आपसे ही वसूला जा रहा है। इसको कहते हैं जिस पर लगा उसी से लिया गया, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरी बात हुई अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है जो आपसे डायरेक्ट ना लिया जाए उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर जैसे सेल्स टैक्स हो गए, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गए, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, एटीसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे सेल हो गया, सेल्स, सर्विस हो गई, उसके बाद जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी। तो
अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता। अब इसको साधारण भाषा में यानी कह दिया जाए कि अगर आपने कोई सामान खरीदा तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा, आपसे सामान के पैसे लिए जाते हैं। क्या? सामान के पैसे कि ये सामान 10 रुपए की है। मान लिया 10 रुपए की आपने कोई चीज़ खरीदी तो सिर्फ आप वस्तु के पैसे देते हैं कि ये सामान 10 रुपए की है। लेकिन एक्चुअल में ये 10 रुपए जो थे, यानी ये कंडीशन बताई जा रही कि जीएसटी लागू होने से पहले क्या था। तो ये जो 10 रुपए की आपने सामान खरीदी तो जहाँ पर ये प्रोडक्ट यानी बना होगा, सबसे पहले इसके लिए रॉ मटेरियल लाया गया होगा। तो रॉ मटेरियल मान लिया 2 रुपए का इसमें कच्चा माल लगा होगा, और जहाँ पर ये प्रोडक्शन हुआ होगा, जहाँ पर ये वस्तु 10 रुपए की जो आपने खरीदी ये जहाँ बनी होगी तो वहाँ की कंपनी ने यानी आपका यानी रॉ मटेरियल और उस कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाया होगा। तो जिस कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाया कच्चे माल से, तो मान लिया कच्चे माल ये था 2 रुपए का कच्चा माल, और इसको बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपए लग गए, तो यानी 4 रुपए की ये चीज़ तैयार हुई। और उस कंपनी ने यानी जहाँ पर ये चीज़ तैयार हुई उसने अपना यानी आने जाने का तो इसमें 1 रुपए मान लिया प्रॉफिट जोड़ दिया, तो कि उसने जिस कंपनी ने बनाया वो थोड़ा अपना प्रॉफिट लेगी। तो मान लिया 5 रुपए की ये चीज़ बनी। अब 5 रुपए के बाद उसके बाद वो जो है होलसेलर को देगी और व्यापारी वर्ग से होते हुए आप तक की पहुँचेगी आकर के। तो यानी समय समय पर इसमें टैक्स यानी जिसके पास ये सामान यानी ये 5 रुपए की चीज़ होलसेलर के पास जाएगी तो उसमें उसने अपना जो है 1 रुपए और बढ़ाकर जो है 1 रुपए अपना बढ़ा दिया, तो 6 रुपए की चीज़ हो गई। 6 रुपए उस व्यापारी वर्ग से छोटे छोटे यानी जो बड़े जो यानी जो आप जहाँ से सामान खरीदने जाते हैं उन्होंने खरीदी, तो उन्होंने 1 रुपए उन्होंने बढ़ा दिया, तो 6 की 7 रुपए की चीज़ हो गई। और जब इन छोटे व्यापारियों ने आपको सामान बेची तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब छोटे व्यापारियों ने आपको सामान बेची तो उन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ते हुए इसमें 2 रुपए ऐड कर लिए, तो आपको सामान पड़ी जा करके 9 से 10 रुपए की चीज़ पड़ेगी जाके। यानी जो बनी थी चीज़ 4 रुपए की वो आप तक की पहुँचते पहुँचते 9 रुपए की हुई जा करके। यानी इसमें बीच बीच में ये 4 से 9 का दायरा क्या हुआ, इसमें आपने देखा कि ये टैक्स कुछ जुड़ते चले गए। तो कैसे टैक्स जुड़े इसको मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एज ए एग्जाम्पल कि एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पर मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रही हूँ कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। मैं इसको फेयर पेज में समझा देती हूँ। अब मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि मान लिया ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर ने क्या किया, इसने 50 रुपए का कच्चा माल खरीदा और 50 रुपए के कच्चे माल में 50 रुपए को इसने बनाने में, इसको निर्माण करने में, इस प्रोडक्ट के निर्माण में लगा दिया। यानी इसी में इसका प्रॉफिट भी जुड़ा, यानी इसमें 50 रुपए का इसने कच्चा माल खरीदा और 50 रुपए को इसको बनाने में लागत लगी इसकी, तो यानी टोटल इसकी सामान तैयार हो रही है इस कंपनी की 100 रुपए में। अब इस कंपनी का 100 रुपए का सिर्फ खर्चा हुआ, तो इसने इस कंपनी ने जब दूसरे को बेचेगा, मान लिया 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ उसने दूसरे को जो है बेचेगा, यानी दूसरे को बेचेगा 100 रुपए के 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ। यानी आप जो भी इससे सामान खरीदेगा उसको वो सामान कितने की मिलने वाली है, 110 रुपए की सामान मिलने वाली है, ठीक है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर है, निर्माणकर्ता जो है, जहाँ पर जो चीज़ है वो बन रही है वहाँ पर उसने 50 रुपए का कच्चा माल खरीदा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 50 रुपए उसको बनाने में लगे, उस वस्तु को तैयार करने में 100 रुपए का उसका पूरा खर्चा आया, उसने 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ दिए, तो यानी ये हो गया। अब इससे कोई भी सामान लेगा तो वो उसको 110 की सामान जा रही है। ये किसके पास जा रही है, 110 की सामान जब जा रही है, यानी इसको कहेंगे कि होलसेलर ने जब खरीदा, होलसेलर, तो होलसेलर यानी ये था प्रोड्यूसर ने जो है सामान बेची 110 की। अब प्रोड्यूसर ने सामान बेची 110 की, होलसेलर के पास जाएगी, प्रोड्यूसर ने सामान बेची 110 की, ठीक है। फिर उसके बाद होलसेलर के पास जाएगी, तो जब होलसेलर के पास जाएगी तो इसने क्या किया, इस 110 रुपए की जो सामान इसने प्रोड्यूसर वाले से खरीदी थी उसमें इसने अपना 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ा और 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद इसको बेचा 120 रुपए में। यानी अब इसने जो होलसेलर था, तो होलसेलर ने ये आप देखा था इसका ये 110 कैसे बना था, 100 रुपए प्लस 10 रुपए,
₹100 प्लस ₹10 यानी ₹10 इसने प्रॉफिट कमाया था। और जो होलसेलर था इसने पूरा यानी 100 प्लस 10 यानी 110 पर इसने ₹110 की सामान खरीदी और 110 पर इसने ₹10 अपना प्रॉफिट जोड़ा और 120 की सामान दे दी। अब जब 120 की सामान जो है इसने होलसेलर ने जो है खरीदी, यानी एक तरह से ₹120 की सामान जो है वो होलसेलर किसी दूसरे को देगा जा करके। अब जब होलसेलर दूसरे को देगा जा करके तो वो इसमें अपना भी प्रॉफिट जोड़ेगा। यानी अब देखेंगे आप कि होलसेलर जो है वो होलसेलर ₹120 यानी यहाँ पर आपने देखा कि ₹110 की कंपनी वाले ने बेचा और ₹110 की कंपनी वाले ने बेचा, तो होलसेलर ने जो खरीदा उसको 110 की खरीदा और उसके बाद ₹10 अपना प्रॉफिट जोड़ेगा तो ₹120। फिर ₹120 के बाद ये दूसरे को बेचेगा रिटेलर के पास। रिटेलर ने क्या किया, जो ₹120 था, ₹120 पर इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा। यानी अब इसमें इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा इसमें ₹10 का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ₹120। अब होलसेलर ने क्या किया, यानी आपको यहाँ पर टैक्स रेट दे रखी होगी कि टैक्स रेट जो है वो 10% है। यानी टैक्स रेट आपको अलग से दे रखी कि आपको टैक्स हर चीज़ पर 10% पे करना है। तो प्रोड्यूसर ने उसको ₹110 की चीज़ बेची, ₹110 की। होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने ₹110 की चीज़ तो ली ही, यानी और ₹10 जो है वो इसके टैक्स के दिए। यानी 10% टैक्स था तो ₹10 जो है ये वाले ये टैक्स के दिए। तो होलसेलर को वो सामान कितने में मिलेगी, 120 में मिलेगी। यानी आप समझने का प्रयास करें कि प्रोड्यूसर ने ₹100 की सामान बनाई और ₹10 उसने प्रॉफिट के साथ बेचा। होलसेलर ने ₹110 की वो सामान खरीदी और इसके साथ साथ यहाँ पर दिया है कि जो है टैक्स रेट 10% है। यानी ये जो प्रोड्यूसर है 10% टैक्स ले रहा। तो 10% टैक्स किस पर लगेगा, जो उसने प्रोडक्ट तैयार किया है। यानी जो ये ₹100 की चीज़ आई इस पर 10% का टैक्स, यानी ₹110 ये और ₹10 जो हैं ये टैक्स के चुकाए होलसेलर ने। यानी अब होलसेलर को जो सामान मिली वो 120 की मिली। अब जब होलसेलर को 120 की सामान मिली और टैक्स रेट जो है वो 10% है, तो ये 120 का 10% जोड़ करके अगले वाले को देगा। यानी 120 में 10% ₹10 और यानी ₹12 और ऐड करेंगे। 120 का 10% यानी ₹12। तो अब होलसेलर जो है रिटेलर को कितने की सामान देगा, तो 120 प्लस 12 यानी 132 की सामान देगा। ठीक है, अब रिटेलर के पास 132 की आई। फिर उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर भी जो है इस पर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। यानी 132 में जो है अब ये 10 जो है, यानी जो टोटल ये जो 10 आप जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर आपने देखा 10 जोड़ा गया, तो ये जो 10% है वो टैक्स का 10% था। तो यानी 132 और प्लस 10 ये जो है वो रिटेलर जो है, यानी अब रिटेलर को सामान कितने की पड़ी जा करके, तो रिटेलर को सामान पड़ेगी जा करके 142 की ये हो गई। यानी 132 तो इसने इसके लिए होलसेलर के लिए दिया, 10% जो टैक्स चला रहा था उसको इसने पे किया। अब इसको सामान पड़ी 142 की और 142 में अब ये रिटेलर जो है कंज्यूमर को जब बेचेगा जा करके तो ये अपना प्रॉफिट 10% जोड़ेगा। तो 142 का 10% यानी 14.2। अब ये कंज्यूमर को बेचेगा जा करके 156 की, 156.2। आई होप आपको समझ आया होगा कि यानी यहाँ पर बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं। यानी ₹100 तो था, ₹100 और ₹10 यानी ₹110 तो हमने चुकाए ही, और ये जो ₹10 था इस पर भी टैक्स लगा, तो इसको कहा जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट। ये टर्मिनोलॉजी आपको इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाली है। इसलिए इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है एज अ जीएसटी पर्पज से भी, और इसके अलावा इकोनॉमिकली आप अगर जानना चाहते हैं कि टैक्स कैसे लगता था तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी तो इस वजह से यहाँ पर ये डिस्कस किया जा रहा है कि यानी टैक्स कैसे लगता है। तो आपने देखा, मैं इस चीज़ को एक बार रिपीट कर देती हूँ कि प्रोड्यूसर, यानी अगर आप नोट करते जाएं तो आपको समझ में आने वाला है। प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर ने सामान बनाई,
कितनी 50 रुपए का उसका रॉ मटेरियल लगा और 50 रुपए का उसने जो है उसको पूरी वस्तु को तैयार करने में लगा, यानी उसकी तैयार हुई वस्तु जो है वो 100 रुपए की है। अब उसने 100 रुपए की ये जो वस्तु तैयार की, इस पर इसने 10 रुपए प्रॉफिट लिया और इससे जो भी सामान लेगा वो उसको जो है 110 की सामान देगा। 110 की सामान कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा, बेचेगा। अब इसने लेकिन फिक्स एक रेट लगा दिया है कि टैक्स जो है वो, यानी लिख रखा है कि हर वस्तु पर टैक्स जो है वो 10% का दे है, 10% का टैक्स दे है। तो जो दूसरा पर्सन है प्रोड्यूसर के बाद जो है होलसेलर इससे लेंगे। होलसेलर, जब होलसेलर के पास वस्तु जा रही है तो कितने की वस्तु होलसेलर को मिलेगी? तो होलसेलर क्या करेगा? 110 रुपए की तो ये खुद देगा, मतलब नॉर्मली 110 की तो वहां से कंपनी से उसको आ ही रही चीज, फिर 110 पर ये 10 रुपए, यानी ये जो है प्रोडक्ट, जो माल तैयार हुआ था 100 रुपए का, तो इसका 10% इसको टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी कि वस्तु इतने में तैयार हुई, उसका आप 10% टैक्स दे, तो यानी इसका 10% 110 प्लस 10 यानी 120 रुपए जो है वो होलसेलर चुकाएगा उस चीज का। अब होलसेलर जो है, होलसेलर क्योंकि टैक्स 10% है, तो होलसेलर 120 का 10% यानी 12 रुपए विद टैक्स लेगा, जो अगले से अपने नीचे वाले को बेचेगा। यानी होलसेलर के पास जो है, होलसेलर अब दूसरे को कितने की बेचेगा? तो होलसेलर ने चूंकि खरीदा 120 की था, अब इसने भी तो प्रॉफिट कमाया, इसने प्रॉफिट कमाया 12 रुपए जो है, इसने जो है 120 का 10%, यानी अब आप देख रहे हैं कि इस पर टैक्स तो लग चुका था, यानी जो 100 रुपए की चीज तैयार हुई थी उस पर 10 रुपए का जो है 10 रुपए उसने प्रॉफिट के साथ 10% का टैक्स लग चुका था, और इस टैक्स के साथ ये 120 रुपए की चीज थी टैक्स पर। और उसके बाद आपने देखा इसी टैक्स पर फिर से लिया गया 120 पर, यानी इसमें 10 रुपए वाला ये टैक्स ऐड था, और इसी 120 पर फिर 10% का टैक्स लिया गया और 12 रुपए और ऐड हो गए। यानी अब जिसको भी ये सामान बेचेगा होलसेलर, वो उसको बेचेगा जाकर के 132 की सामान। अब 32 की सामान, यानी टैक्स पर टैक्स लग रहा, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पर टैक्स लगना। तो 132 रुपए की सामान फिर होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को। रिटेलर खरीदेगा कितनी? 132 की सामान आई है, और 132 पर तो 132 की तो खरीदेगा ही खरीदेगा, प्लस 10% जो ये टैक्स जो है सबको पे करना पड़ रहा। तो 10% जो है ये टैक्स, यानी यहाँ पर भी आपने देखा 100 प्लस 10 था, यहाँ 110 जो है प्लस 10 है, यहाँ 132 प्लस 10 है। तो ये जो 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ जो है 100 का, यानी लागत मूल्य का 10%, तो 132 प्लस 10% है, यानी जहाँ भी सामान जा रही थी उसको 10% जो है वो टैक्स चुकाना पड़ रहा था। यानी इस तरह से कहा जा रहा था कि टैक्स पर टैक्स लगते थे, इसलिए जो चीज़ें थी वो महंगी होती जाती थी। यानी 132 प्लस 10 आपने देखा तो 142, और 142 का 10% जब आप, यानी रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा, कंज्यूमर के पास वो चीज़, यानी उपभोक्ता जो उपभोग करने वाला है आम इंसान, उसको चीज़ 142 प्लस 142 का 10% यानी 14.2, यानी जो वस्तु लेने वाला है ग्राहक, उसको वस्तु कितने की पड़ रही है? 156.2। अब आप समझ सकते हैं कि चीज बनी थी 100 रुपए में, कंज्यूमर तक आते आते वो 156 रुपए की हुई, 156 रुपए, जो कि काफ़ी महंगी हो गई। तो इससे यानी एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स लगा। आपने देखा कि 100 रुपए की चीज़ थी, उस पर 10 रुपए का टैक्स, और 10 रुपए जो लगा टैक्स, उस पर भी टैक्स लगता गया, यानी टैक्स पर टैक्स लग रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। फिर अब जीएसटी आई, तो जीएसटी का क्या क्या कारण हुआ? जो कि कहते हैं जीएसटी क्या है कि वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र के लिए एक ही टैक्स। तो ये जो आपने देखा दर बाय दर जो टैक्स लग रहा था, यानी आपने देखा कि 100 के अलावा जो 10 रुपए पर था, इस पर भी टैक्स लग रहा था, क्योंकि होलसेलर ने 110 की सामान खरीदी थी, और 110 के बाद फिर उसने 10 रुपए जो है वो चुकाए थे, मूल जो है लागत मूल्य जो था उस पर 10 रुपए, यानी इस ये 110 रुपए ये जो प्रॉफिट था वो तो इसमें इंक्लूडेड ही था, और 10 रुपए जो है उसने इसका 10% भी चुकाया था, यानी टैक्स पर टैक्स चुकाया था। तो जीएसटी आने से फायदा ये हुआ, कि अब मान लिया प्रोड्यूसर जो है वो सामान तैयार करता है 50 रुपए में, और 50 रुपए के बाद जो 50 रुपए का इसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल खरीदा इसने, और 50 रुपए इस वस्तु को तैयार करने में लगा, यानी प्रोड्यूसर ने वस्तु जो है वो 100 रुपए में प्रोड्यूसर की वस्तु तैयार हुई। अब जब है, अब प्रोड्यूसर इस पर टैक्स जो है, यानी अगर प्रोड्यूसर इस पर 10% का टैक्स लगाना चाहता है, और प्रोड्यूसर 10% का टैक्स लगाना चाहता है, तो अब वो टैक्स किस पर लगाएगा? तो अब वो, यानी अब क्योंकि टैक्स की फिक्स रेट दे रखी है कि टैक्स अभी भी 10%, यहाँ तक कि
दोनों में से, यानी पहले जो जीएसटी के पहले क्या कंडीशन और जीएसटी के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स अभी भी 10% है, लेकिन प्रोड्यूसर ने क्या किया, 50 रुपये का रॉ और 50 रुपये की जो निर्माण लागत हुई, 100 रुपये की वस्तु बनकर तैयार हुई। तो ये जो 10% का जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो निर्माण यानी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट 50 रुपये का है इसमें, इसी पर लगेगा। यानी अब 50 रुपये पर टैक्स लगेगा और ये जो रॉ मटेरियल था इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जीएसटी आने से यानी अब जो है सिर्फ 50 रुपये पर टैक्स लगेगा। तो 50 का 10% यानी 5 रुपये। तो 5 रुपये का मतलब हुआ अब ये जो भी प्रोड्यूसर से सामान लेगा, होलसेलर जब सामान लेगा तो उसको वो सामान पड़ेगी जा करके 105 रुपये की। ठीक है, अब होलसेलर जो है यानी ये प्रोड्यूसर था, उसके बाद होलसेलर जो है वो 105 रुपये की ये सामान लेगा। इसके बाद ये जो है 10 रुपये जो है टैक्स वाला हो गया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि 105 रुपये जो है वो प्रोड्यूसर इसको बेचेगा और इस 105 रुपये पर 10 रुपये जो है इसको टैक्स देना पड़ा। तो अब ये जो है अब ये सामान कितने की पड़ी जा करके 115 की। अब 115 की सामान पड़ी जा करके, तो अब इस पर टैक्स ना ले करके इस पर यानी ये जो 10 रुपये था, 10 रुपये का 10%, 10 का 10% यानी 1 रुपये, 1 रुपये। यानी अब जो है अब आपको देखेंगे ये सामान होलसेलर किसी और को बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 116 की, 116 की बेचेगा होलसेलर। उसके बाद जब जाएगी सामान रिटेलर के पास, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी यहाँ पर बात ये की जा रही है कि पहले इस 50 पर भी टैक्स पड़ता था और ये 50 यानी टोटल 100 पर जो है 10% का टैक्स, तो 10 रुपये यहाँ पर 5 की जगह 10 हो रहा था। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब वर्तमान समय में कंडीशन जीएसटी आने के बाद ये जो टैक्स पर टैक्स ना लग करके जो खाली टैक्स था उसी पर, यानी जो 5 रुपये था, अब उसके बाद आपने देखा कि ये सामान हुई 105 की, 105 के बाद आपने देखा 10 रुपये जो है वो टैक्स का लिया, तो 110 रुपये यानी 10 रुपये जो है वो टैक्स का हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 115 की सामान जो है वो रिटेलर जो है 115 की सामान अगर दूसरे को बेचता है तो उसको दूसरे को सामान 10 पर 10 का 10% यानी 1 रुपये, तो 116 की सामान बेचेगा। रिटेलर के पास जाएगी यानी होलसेलर के बाद रिटेलर जो है वो 116 की सामान खरीदता है, 116 की, उस पर 10 रुपये जो है वो टैक्स अदा करेगा और 10 रुपये जो है वो टैक्स अदा करेगा। तो यानी वो जो दूसरे को सामान बेचेगा वो 126 की, 126 और प्लस इस 10 रुपये पर 10 का 10% यानी 1 रुपये टैक्स हुआ। तो 126 के बाद 127 यानी कंज्यूमर को वो सामान कितने की पड़ेगी जा करके, कंज्यूमर को वो सामान 127 की पड़ेगी जा करके। यानी पहले कंज्यूमर को वो सामान 156 की पड़ रही थी, अब जीएसटी आने के बाद कंज्यूमर को वो सामान 127 की पड़ रही। ये है प्रॉफिट। यानी अब टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा, एक बार टैक्स लिया गया उसके बाद आप देख रहे हैं उस टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा, जो एक्स्ट्रा जो है यानी उस पर टैक्स नहीं लगा। तो इस वजह से ये जीएसटी का बेनिफिट है। तो इस चीज़ को आई होप आप समझ रहे हैं। और इकोनॉमिकली जब जो क्लासें होंगी जैसे टैक्स वगैरह की तो आप इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यानी जीएसटी का मतलब क्या है, तो जीएसटी का मतलब है कि अब एक चीज़ के लिए आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी एक जगह टैक्स लग गया तो उसके बाद अब फिर बार बार उस चीज़ के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि पहले जीएसटी के पहले 10 पर यानी 100 की चीज़ और 10 रुपये जो है टैक्स, तो 110 की सामान, फिर 110 पर भी टैक्स लिया जा रहा और जो 10 रुपये था उस पर भी टैक्स लिया जा रहा। तो यानी दोनों पर टैक्स लिया जाता था, टैक्स पर टैक्स होता था। तो आई होप आप अब जीएसटी और पहले वाले टैक्स सेंसेशन में जो है अंतर समझ गए। तो अब आप देखें कि जीएसटी, अब जीएसटी क्या है, तो जीएसटी जो है ये 3 तरह की यानी 3 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यानी इसको 3 प्रकार में सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी जो सेंट्रल जो होगा टैक्स लेगा, एस मतलब स्टेट टैक्स लेगा और आई जो होती है आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जीएसटी का पूरा मीन्स क्या है। यहाँ पर अब ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सॉल्व करके बता दिया कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर था,
क्योंकि आपने यहाँ पर मैंने जो आपको समझाया वो एक साथ नहीं लिख पाना पॉसिबल हो पा रहा था इस स्क्रीन में, और इस वजह से मैंने आपको एक साथ ये दोनों कंपेयर करके दे दिया कि ये आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल 50 रुपये में बनाया, 50 रुपये जो है इसको जो है प्रोडक्ट को बनाने में लगा। तो इस वजह से आपने देखा 100 रुपये की चीज़ तैयार हुई, और 100 रुपये में इसने क्या किया 10% जो ये टैक्स रेट है, तो 10% टैक्स रेट ऐड करके अब जब ये होलसेलर को ये सामान मिलेगी तो ये कितने की मिलेगी, 110 की मिली, यानी 110 100 + 10 यानी 110 की ये सामान जो है वो होलसेलर को मिली। फिर हर जो होलसेलर होगा वो 100 पर 10% टैक्स चुकाएगा, तो यानी 100 का 10% यानी 10 रुपये। तो ये जो है होलसेलर जो है इसके लिए कितने रुपए चुकता करेगा, तो होलसेलर जो है इसके लिए 120 रुपये जो है वो अदा करेगा। उसके बाद होलसेलर जो है इस 120 पर 10% जो है वो टैक्स लगाएगा, तो क्योंकि टैक्स रेट जो है 10% है, तो 120 पर 10% यानी 12 रुपये। तो यानी अब होलसेलर किसी दूसरे को जब बेचेगा तो 132 की सामान बेचेगा। फिर रिटेलर जो है वो 132 पर भी यानी 132 और प्लस जो 100 रुपये चलता आ रहा था, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 रुपये जो है वो हर जो है, क्योंकि टैक्स रेट ही 10 रुपये है, तो यानी 100 का मूल लागत का 10%, तो मूल लागत जो है 100 रुपये आई, तो उसका 10% यानी 10 रुपये जो है वो हर जो है जिसके पास भी जा रही है वो सामान, उसको 10 रुपये तो वो अलग से चुकाने ही पड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 100 में वो 10 रुपये प्रॉफिट ऐड था, उस प्रॉफिट पर भी टैक्स लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 110 + 10 120 और उसका टैक्स लगाया गया, यानी जो है एक बार जिस पर टैक्स लग गया उसका भी टैक्स लगाया गया। तो 132 और रिटेलर को मिली सामान 132 की, 10 रुपये जो है इसके साथ साथ जो 10 रुपये ये आप देख रहे हैं सबके साथ जो टैक्स ऐड हो रहा था, तो 132 + 10 यानी ये खरीदेगा सामान 142 की, और 142 के बाद ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10%, तो 142 में का 10% यानी 14.2, तो कंज्यूमर को सामान मिल रही वो 156.2 की। इसके अलावा जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी में क्या हुआ अंतर, तो जीएसटी जब आया तो आपने देखा 50 रुपये जो है प्रोड्यूसर बना रहा था, ठीक है, 50 रुपये उसको जो है प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा था, और 50 रुपये रॉ मटेरियल, 100 रुपये की सामान तैयार हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो पहले 100 रुपये पर 10% का टैक्स लगा था, तो अब यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 50 रुपये पर लगेगा, यानी जो प्रोडक्ट करने में, प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट में जो बना है उस पर सिर्फ 50 का 10% यानी 5 रुपये टैक्स लेगा, तो 105 की सामान जो है आगे भेजेगा, यानी 105 रुपये की। फिर 105 में खरीदने वाला जैसे होलसेलर जो है वो 105 की सामान तो खरीदेगा ही, 105 रुपये उसके लिए, और 10 रुपये जो है ये 10 रुपये किस पर, जो ये 100 का 10% आपने देखा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो ये जो 10 रुपये है ये मूल लागत का 10% है, टैक्स जो है 10%, तो यानी ये टैक्स पर 10% इसने दिया पैसा, तो 105 + 10 यानी 115। लेकिन अब आप देखेंगे कि 115 के बाद अब इसने 115 का 10% ना लेकर के, यानी यहाँ पर आपने देखा था 120 का 10% 12 रुपये हुआ था, यहाँ पर 115 और 115 के बाद सिर्फ 10 का 10% लेंगे, और 10 का 10% यानी 1 रुपये, तो 116 रुपये हुआ। ये अंतर है जीएसटी और इसमें, इस टैक्स सेंसेशन में। तो यहाँ पर देखा 1 रुपये यानी 116 रुपये। फिर रिटेलर के पास गया तो 116 और प्लस 10 किसका, तो 10 रुपये आप देख रहे हैं, ये जो मूल लागत का 10% आप देख रहे हैं ये टैक्स आ रहा, तो 116 + 10 यानी 126 रुपये अदा किया, और 126 के बाद अब ये सिर्फ इस 10 का 10% यानी इस 10 पर टैक्स लेगा, तो इसका 1 रुपये, 10 का 10% यानी 1 रुपये, तो कंज्यूमर को सामान अब मिली 127 की, यानी जीएसटी लगने के बाद कंज्यूमर को सामान मिली 127 की, और उसके पहले 156 की थी। तो ये हुआ फ़ायदा जीएसटी और जो है पहले जो टैक्स लगते थे। आई होप इससे अच्छा और कोई विधि नहीं थी, मेथड नहीं था समझाने का। इस तरह से जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ तो आपने देखा कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, यानी डायरेक्ट जनता से नहीं लिए जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी डायरेक्ट पर्टिकुलर शख्स से नहीं लिए जाते हैं, तो उसे जो है इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, और कब लागू हुई,
1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई। और इसे जो है बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं, तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है, सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थान दिया जाता है और 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ऐड किया गया। तो यानी आपने देखा कि किस तरह से पहले टैक्स जो है, टैक्स की दरें यानी टैक्स पर टैक्स लगता था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पहले कई तरह के टैक्स होते थे, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई। तो इन सारे टैक्स को हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स बनाया गया जिसे कहा गया जीएसटी कहा गया, यानी एक वस्तु पर सिर्फ एक ही टैक्स लिया जाएगा। यानी पहले अगर किसी वस्तु पर 12% जो है एक्साइज ड्यूटी हो गई, फिर यानी कस्टम ड्यूटी हो गई, फिर 12% एक्साइज ड्यूटी हो गई, तो टोटल 24% यानी उसने टैक्स जो है 24% अदा किया। लेकिन अब आप देखते हैं कि अगर वर्तमान समय में किसी वस्तु पर 18% टैक्स है, तो यानी अब ये जो 18% टैक्स है और पहले जिस पर 12% टैक्स लगता था, उससे ज़्यादा सही है वर्तमान समय का 18% वाला टैक्स, क्योंकि आपको सारे टैक्सेस को हटा करके सिर्फ 18% टैक्स जो है अंत में देना पड़ा। और पहले क्या होता था, पहले एक्साइज पर जो है कस्टम पर 12% दिया, फिर एक्साइज पर 12% दिया, तो आप देखते थे टैक्स पर टैक्स आप देते चले आते थे। तो आज का 18 और पहले का 12%, तभी भी ये 18 वाला जो है वो आप 18% होने के बाद भी आप बेनिफिट में होंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पहले जो है कई तरह के टैक्स होते थे, तो यानी एक तरह से कहते हैं कई प्रकार के टैक्स आपको अदा करना पड़ता था। अब वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है। और अधिकतम जो जीएसटी है, जीएसटी आने के बाद जो अधिकतम प्रतिशत है कर का, तो 28% है। यानी आपने देखा होगा कि 5 स्लैब बनी है, 0%, 5%। तो ये जो स्लैब बनी है, तो आप देखते हैं कि इनमें क्या हुआ, जो मैक्सिमम है वो 28%, यानी 28% जो है वो मैक्सिमम जो है टैक्स रेट कर जो है वो बना हुआ है। यानी अप्रत्यक्ष कर में जो है यह कर जो है अधिकतम 28% तक हो सकता है और यानी होता है। और आप देखते हैं कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इस तरह से आप देखते हैं जीएसटी लागू होने के बाद केवल ये एक तरह का टैक्स नहीं, बल्कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर आदि बहुत सारे कर जो है इसकी वजह से खत्म हो गए हैं। तो इस वजह से ये जीएसटी की इम्पोर्टेंस है ये। तो आप देखते हैं कि जो है कई देशों ने इसे अपनाया, भारत सहित मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, तो केवल 5 देश हैं, भारत सहित केवल 5 देशों में जो है ये गैर सरी स्लैब जो है वो दर्शाई गई हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों पर टैक्स जो है जीएसटी लगा हुआ है, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो जीएसटी से छूटी हुई भी हैं और उन वस्तुओं पर आपको कोई कर नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं देना होगा। और जैसे कि कुछ महंगी सामानें हैं, जैसे लग्जरी कुछ सामानें हैं, लग्जरी सामानें, महंगे सामान, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जीएसटी भी लगता है और सेस भी लगता है। जबकि यानी और जो प्रथम श्रेणी की सामानें आती हैं, कुछ जो जैसे छोटी वस्तुएं हो गई, छोटी छोटी चीज़ें, उन पर 0% जो है जीएसटी है। कृषि से संबंधित जो चीज़ें हो गई, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसकी जीएसटी की भी जो है 4 दरें मेनली, क्योंकि 0% जीएसटी, तो 0% यानी टैक्स। तो आपने देखा कि 0% में कई जैसे कृषि से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो 0% जीएसटी एक तरह से ये ख़त्म ही है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ना। तो मूलतः 4 जो स्लैब हैं, 4 दरें हैं, वो 5%, 12% और 18% और 28%, 18% और 28% है। तो ये जो 4 दरें हैं और आवश्यक जैसे जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गई, तो इन पर जो है कोई जीएसटी नहीं लगता। ये एक मूलभूत आवश्यकता, यानी एक तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आटा, मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, तो इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स। ठीक है, तो यानी 0% जीएसटी के अंतर्गत आती है।
फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये 4 स्लैब हैं वो इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया। लेकिन ये जो स्लैब जो ये आप दरें देख रहे हैं उन पर चेंजमेंट भी होते रहते हैं। तो इस स्लैब को करंट की दृष्टि से आप देखेंगे कि करंट में किसी पर 12% जीएसटी था तो उसको 5% जीएसटी के अंतर्गत लाया जा सकता है, या फिर 12% था तो उसे 18% जीएसटी के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो ये जो है ये डायनामिक पोर्शन होता है, यानी करंट में इस चीज़ को रिलेट करके पढ़ा जाता है कि जैसे कोई पत्रिका, मैगजीन हो गई, पेपर हो गए, तो इनमें बताया जाएगा, इनमें यानी ये इससे करंट से जुड़े हुए मुद्दे जो है इससे पूछे जा सकते हैं कि इसकी जो है ये किस टैक्स रेट में आ रही है, 12% से 18% में। तो यानी ये करंट से टॉपिक जुड़ा हुआ। हम लोग यहाँ पर जो वस्तु और सेवा कर पढ़ रहे हैं वो जो है स्टैटिक पोर्शन जो है पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस चैप्टर में टैक्स रेट के बारे में दर का जो है डिवीजन नहीं दिया गया है ज़्यादा। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आइए समझते हैं वस्तु और सेवा कर परिषद यानी इस न्यू एडिशन में क्या क्या ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 101वां संविधान संशोधन यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया जीएसटी। उसके पहले आप देखेंगे कि ये जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई टैक्स प्रणाली का मार्ग दिया और जिसे कहा गया जीएसटी, वस्तु और सेवा कर। और ये क्या कार्य करेगी, तो एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की जरूरत होती है। यानी इस तरह इस कर को सुगमता और कुशलता से प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय और सहयोग की जरूरत होती है। आप देखते हैं कि ये जो जीएसटी है तो इसको भी 3 तरह का होता है, 3 प्रकारों में, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो यानी जो सेंटर टैक्स लेगा, जो है सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, और आई जो है इंडिकेटेड जीएसटी। तो यहाँ पर मैं अभी समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया को चलाने के लिए यानी यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और इसी सामंजस्य की कड़ी में लेकिन जो है सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है राज्यों को वो शराब या मदिरा से आता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है, जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड जो शराब या मदिरा है, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी से बाहर इसका मतलब है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन जो है इसी मदिरा से करती हैं। इस वजह से इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिससे राज्य सरकारें इन चीज़ों पर मनचाहा टैक्स लगा सकती हैं और इससे इन्हें बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन होता है, इसलिए जो है इसे जीएसटी से बाहर रखा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे केंद्र यानी जीएसटी को संचालित करने के, प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की ज़रूरत होती है। और इसके लिए यानी इस प्रक्रिया को चलाने के लिए संविधान के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी जो है, जीएसटी का प्रावधान किया गया। यानी टैक्स का जो वितरण होता था, जैसे आपने देखा था 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है, यानी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची था। तो इसमें आप देखते थे, और एक अवशिष्ट विषय जो भी हैं उनको, उन पर शक्तियाँ, उनको उन पर कानून बनाने का पावर जो है, वो अवशिष्ट जो है जो भी शक्तियाँ थी उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को दे दिया गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संघ सूची था, संघ सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र जो है टैक्स वगैरह, यानी संघ सूची के विषय पर जो भी केंद्र से संबंधित विषय हैं उन पर केंद्र जो है टैक्स लगा रहा था। राज्य सूची से के विषय जो है उन पर राज्य टैक्स लगा रहा था। तो इस तरह से आपने देखा कि समवर्ती पर दोनों टैक्स लगा सकते थे। लेकिन ये जो जीएसटी ऐसा मुद्दा आया, जो जीएसटी ना ही वो संघ सूची के अंतर्गत था, ना ही वो राज्य सूची के अंतर्गत लिखा गया था, और ना ही समवर्ती सूची। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिख दी गई कि जो इन तीनों अनुसूचियों में ना हो, यानी इन तीनों सूचियों में ना हो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में जो विषय ना हो वो अवशिष्ट विषय कहलाएगा। और अवशिष्ट विषयों पर जो है कानून बनाने की पावर किसको दी गई है, संघ सूची को दी गई।
तो जीएसटी एक ऐसा ही कर था, एक ऐसा ही टैक्स था जो तीनों सूचियों में स्थान नहीं दिया गया था, यानी ये एक अवशिष्ट विषय के रूप में आया और इस पर कानून बनाने या विधि बनाने का अधिकार किसके पास गया? संघ के पास, केंद्र के। तो यानी जीएसटी पर जो है कानून बनाने या नियम बनाने का अधिकार किसके पास? केंद्र के पास गया। तो जो जीएसटी आया तो आपने देखा जीएसटी एक ऐसा था जिस पर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लिया गया, यानी जीएसटी पर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लेना आवश्यक समझा गया। और ये ऐसा संविधान संशोधन था जो आप देख रहे हैं जिस पर कुछ ही ऐसे अमेंडमेंट होते हैं, कुछ ही ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिन पर जिसको कहते हैं कि कठोर प्रक्रिया के द्वारा लाया जाना। तो एक तरह से जीएसटी इन्हीं जो है संशोधनों में से एक जिस पर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक था। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि इसमें राज्य पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे जब संविधान संशोधन हुआ 101वां संविधान संशोधन, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ स्थान दिया गया? तो 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A जोड़ा गया संविधान में एक नया अनुच्छेद, और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना की शक्ति देता है। यानी 279A आर्टिकल के थ्रू एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। यानी अब एक जो है ये जीएसटी जो है एक टैक्स जो है, इस टैक्स का कलेक्शन करने के लिए किन पर कितना टैक्स लगेगा, किन चीज़ों पर, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई। अब उस काउंसिल को जो है काउंसिल गठित करने की या स्थापना करने का श्रेय किसके पास गया? तो राष्ट्रपति को। तो केंद्र का मुद्दा, क्योंकि केंद्र का विषय हुआ, तो राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना करने की शक्ति है। किसमें? आर्टिकल 279A में। ठीक है, अब इसके अनुसार राष्ट्रपति ने क्या किया? एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की 2016 में। जब ये बना, इस संविधान संशोधन 101वां था। आर्टिकल 279 राष्ट्रपति को पावर देता है जो है जीएसटी काउंसिल की स्थापना करने का। तो राष्ट्रपति ने एक काउंसिल की स्थापना की और इस काउंसिल यानी काउंसिल का जो सचिवालय है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय राजस्व सचिव जो है वो काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव कौन होते हैं? काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। तो काउंसिल का सचिवालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बाद आप देखेंगे काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य, यानी जो ये जीएसटी काउंसिल बनाया गया तो इसकी प्रथम दृष्टि और लक्ष्य क्या होगा? तो इसका लक्ष्य होगा एक तरह से, यानी ये जो टैक्स था, टैक्स के वितरण को, यानी ये जो टैक्स जगह जगह पर जैसे एंट्री टैक्स हो जा रहा था, यानी एंट्री टैक्स मतलब आप देखते थे एक्साइज ड्यूटी जो राज्य के अंदर लिया जाता था पर्टिकुलर, तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप प्रवेश करते थे तो वहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। फिर एक्साइज ड्यूटी, राज्य के अंदर टैक्स चुकाना पड़ता था। तो इस तरह से कई तरह के टैक्स लगते थे। तो इसका लक्ष्य जो है, इसकी दृष्टि जो है वो इन सारे टैक्सेस को समाप्त करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी एक राष्ट्र के लिए एक ही जो है टैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें इससे क्या होगा, ऐसे जो कई सारे टैक्स लगते थे जिनमें लोगों को ज़्यादा पैसा अदा करना पड़ रहा था, इससे चीज़ें क्या हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने कार्य संपादन के दौरान जो जीएसटी काउंसिल है एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था और वस्तुओं की सेवाओं के लिए एक राशि बाजार की जरूरत द्वारा निर्देशित होगी। यानी जो अपने कार्य संपादन के लिए जो जीएसटी काउंसिल है वो एक ऐसी परिषद है, एक काउंसिल है जो अपने कामकाज यानी जो वन नेशन वन टैक्स का जो इसका लक्ष्य है उसको फुलफिल करने के लिए बनाई गई है। और इस जीएसटी काउंसिल जो है अपने कार्य को कैसे करेगी, तो इसकी प्रथम दृष्टि में यानी दृष्टि और लक्ष्य एक तरह से एक ही होता है कि जो दृष्टि होगी, जो विजन होगा वही मिशन होगा करने का। तो दृष्टि क्या है कि जो भी काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ के यानी जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसके उच्च मानकों को स्थापित करना, यानी जीएसटी का जो लक्ष्य है वन नेशन वन टैक्स, उस मानक को जो है स्थापित करना और जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है। तो यानी जीएसटी के बारे में जो भी कितने परसेंट, कितनी स्लैब बनेंगी, कितनी टैक्स की दरें बनेंगी, किस पर कितना जीएसटी जो है कितना टैक्स लगेगा, ये सारा जो है ये कहाँ से डिसाइड होता है, तो ये जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। और ये एक तरह से पहला संवैधानिक यानी संविधान के थ्रू पहला
संवैधानिक संघीय निकाय है। तो ये हो गया जीएसटी काउंसिल के बारे में। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या हुआ, तो इसका लक्ष्य है जो व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया विकसित करके जीएसटी संरचना खड़ी करना, यानी वन नेशन वन टैक्स की संरचना को खड़ा करना। और इसके अलावा आप देखेंगे ये तो हुई दृश्य और लक्ष्य। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि काउंसिल की संरचना। अब ये जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई राष्ट्रपति के द्वारा, जो काउंसिल खड़ी की गई, तो इसमें यानी इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर होंगे, कौन कौन यानी इस काउंसिल के सदस्य कौन से होंगे, काउंसिल, ठीक है, यानी काउंसिल को परिषद लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो काउंसिल है वो केंद्र और राज्य का एक संयुक्त फोरम होगा, यानी इसमें राज्य के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और केंद्र के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जीएसटी जो है वो राज्यों के लिए मेन, तो राज्यों में भी लग रहा ना, एक नेशन में एक टैक्स लग रहा, तो यहाँ पर राज्य भी इन्वॉल्व हैं, तो केंद्र और राज्यों के लिए एक संयुक्त फोरम है। और इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, तो यानी इस जीएसटी काउंसिल में एक वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल में जो वित्त मंत्री होते हैं भारत के, वो इसके अध्यक्ष के रूप में होते हैं, यानी केंद्र के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष कौन होंगे, वित्त मंत्री होंगे जीएसटी काउंसिल के। दूसरी चीज कि राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, यानी वित्त के जो प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे वो, और राजस्व विभाग के वो इसके सदस्य होंगे। यानी जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होंगे, वित्त मंत्री होंगे, वो अध्यक्ष के रूप में होंगे, प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे वित्त के, और इसके अलावा प्रत्येक राज्य के वित्त और अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री। यानी इस जीएसटी काउंसिल में जो प्रत्येक राज्य है, तो प्रत्येक राज्य के वित्त विभाग के जो मंत्री हैं, या फिर जो करारोपण से संबंधित है, टैक्स से रिलेटेड हैं, तो करारोपण के, अथवा इन दोनों में से भी अगर नहीं, यानी वित्त विभाग भी नहीं आया राज्यों का, वित्त विभाग के मंत्री, और या फिर करारोपण के भी टैक्स जो वितरण है उसके भी नहीं है, तो इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के जो मंत्री होंगे वो जीएसटी काउंसिल के सदस्य के रूप में होते हैं। फिर आप देखेंगे ये जो काउंसिल है, काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो यानी ये जो मेंबर हैं ये एक तरह से एक सभा बन गई, जिसमें से वित्त मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, यानी राज्य जो है राज्य के वित्त मंत्री हो गए, करारोपण के या फिर अन्य विभाग के जो भी राज्य सरकार जिनको नामित करके भेजेगी, और जो है राजस्व या वित्त विभाग के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो। तो ये एक पूरी तरह से कमेटी बन गई, सभा बन गई। इसमें से एक अध्यक्ष तो वित्त मंत्री हो गए और एक उपाध्यक्ष, इन्हीं में से एक को चुना जाएगा, उपाध्यक्ष जीएसटी काउंसिल ही चुन लेगी। तो उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं और वे उसके कार्यकाल को भी निर्धारित कर सकते हैं मूलतः। तो यानी इनका कार्यकाल भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं मेंबर के द्वारा ही निर्धारित हो जाएगा। फिर अब आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। क्योंकि यानी यहाँ पर आप देखते हैं कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो ये जो एक्साइज और कस्टम जो है यानी क्षेत्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड जो था, इसके अध्यक्ष को प्रत्येक बैठक में इन्वाइट किया गया है, स्थायी आमंत्रित सदस्य रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है मतदान का अधिकार इसलिए नहीं, अगर वो उस सदन यानी उस मेंबर का उस सभा का मेंबर ही नहीं होता तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। एज एग्जाम्पल आपने महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक देखा कि यानी उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने, भाग लेने, चर्चा करने और बहस करने का भी अधिकार होता, लेकिन मत का अधिकार नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये जीएसटी काउंसिल में भाग तो लेगा, लेकिन मत देने का अधिकार जो है वो कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अध्यक्ष को नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई जीएसटी की यानी जीएसटी काउंसिल की जो है संरचना, और संरचना आपने देखा। इसके अलावा जैसे आपने यहाँ पर दृश्य और लक्ष्य देखा, यहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको परिषद की कैसे स्थापना किस आर्टिकल के थ्रू दी गई ये देखा। अब काउंसिल के कामकाज देखें, तो काउंसिल के क्या कामकाज होंगे, तो आप देखते हैं कि टैक्स का वितरण करना, किस पर कितना टैक्स लगेगा, या फिर केंद्र सरकार को कितना टैक्स मिलेगा, राज्यों को कितना टैक्स मिलेगा, तो इसका यानी ये है काउंसिल का कामकाज। यानी ये जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई
ये जो जीएसटी काउंसिल बनाएगी तो इसका क्या कामकाज है। तो ये जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई तो यानी इसमें कितने सदस्य भाग लेंगे, काउंसिल का कोई भी निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा कोई भी निर्णय किया जाएगा तो उसमें कितने मेंबर जो है अगर सहमत हो जाएं तो उस जीएसटी काउंसिल की बात को मान लिया जाएगा। अगर मान लिया, एज एग्जाम्पल इस जीएसटी काउंसिल ने कहा जो लग्जरीज चीज़ें हैं उन पर 28% का टैक्स लगाना चाहिए। अब जीएसटी काउंसिल का ये मत है जिसमें से वित्त मंत्री शामिल हैं, उनमें वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में, उसी में उपाध्यक्ष भी आप देख रहे हैं उन्हीं में से चुना हुआ मेंबर, फिर राज्य विभाग के यानी राज्यों के जो है वित्त विभाग के मंत्री भी शामिल हैं। तो आपने देखा कि ये जो जीएसटी की बात अब कैसे मानी जाएगी कि अगर इसने मत रखा कि 28% का टैक्स लग्जरी चीज़ों पर रखा जाना चाहिए, तो इसमें काउंसिल का जो भी प्रत्येक निर्णय होगा, काउंसिल का प्रत्येक निर्णय में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे तो उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। यानी अगर जीएसटी काउंसिल में 100 मेंबर हैं, एज एग्जाम्पल 100 मेंबर हैं तो 100 में बहुत ज़्यादा मैंने जनसंख्या जो है संख्या मानी, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो यानी 100 मेंबर हैं तो 100 में से 75 जो है वो इस चीज़ के लिए अग्री होने चाहिए कि 28% टैक्स लिया जाना चाहिए, यानी 3/4 बहुमत से ही निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है काउंसिल का कामकाज, काउंसिल कैसे काम करती है। तो आप देखेंगे कि काउंसिल के सभी निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं, यानी जो भी काउंसिल जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसी में सारे निर्णय लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी इसका फोरम, जैसे आप देखते थे कि सदन में कार्यवाही चलने के लिए 1/10 जो है मेंबर होने चाहिए, यानी लोकसभा में अगर 545 सीटें हैं तो 545 का 10% यानी 54 से 55 मेंबर तक की, यानी 55 मेंबर जब सदन में उपस्थित होंगे तभी उस सदन की कार्यवाही का कामकाज चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है जीएसटी काउंसिल में, फोरम जिसको कहते हैं, यानी न्यूनतम संख्या इतनी तो होनी ही चाहिए, यानी फोरम गणपूर्ति या कोरम जो है एक तरह से किसे कहेंगे, तो कोरम आप वहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर फोरम कह रहे हैं, तो फोरम मतलब इतनी जनसंख्या कम से कम हो जिसमें कार्यवाही या जो है उस बैठक में यानी जो है मत हो सके या उस पर चर्चा हो सके, तो फोरम होना आवश्यक है। तो फोरम यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना, तो आधी संख्या, यानी काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या जो है वो प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य होती, यानी फोरम कितना होना चाहिए, आधी संख्या। फिर आप देखेंगे कि काउंसिल का जो भी प्रत्येक निर्णय है वो उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। कौन कौन से मेंबर जो हैं, यानी निर्णय जो है वो किस आधार पर लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक के दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्णय जो है किस सिद्धांत के अनुसार लिए जाएंगे, तो जो केंद्र सरकार है उसके मतों का टोटल भार जो है वो बैठक में जितने भी मेंबर उपस्थित होंगे, बैठक में जितने मेंबर उपस्थित होंगे उनके 1/3 के बराबर होना चाहिए। तो यानी अगर मान लिया कुल बैठक में मान लिया 66 मेंबर उपस्थित हैं तो केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार के मतों का जो भार है वो बैठक में कुल मतों का 1/3, कुल मत अगर बैठक में हैं 66 लोग और उन्होंने 66 ने ही मत दिया तो उसका 1/3 मतलब जो है 22 जो है वो मत जो है वो केंद्र सरकार के होने चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुल मतों का 1/3 के बराबर केंद्र सरकार के मत का भार होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो समस्त राज्य सरकारें हैं तो समस्त राज्य सरकार के मतों का जो भार है वो बैठक में दिए गए कुल मतों के भार का 2/3 होना चाहिए। 2/3 यानी जस्ट उल्टा कर लें, अगर केंद्र सरकार जो है वो 1/3 है, 1/3 होना चाहिए तो बचा क्या, 2/3, तो 2/3 में कौन है, राज्य सरकार का मत होना चाहिए, यानी 1/3। अब आप देखेंगे कि निर्णय कैसे लिया जाएगा, निर्णय में 2 भाग जो है वो राज्य सरकारें और 1 भाग जो है वो केंद्र सरकार का होना चाहिए, 2/3 बहुमत जो है राज्यों का और 1/3 केंद्र सरकार का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काउंसिल के किसी कृत्य अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित के आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा, यानी काउंसिल के किसी भी जो भी काउंसिल कोई कार्य कर रही है या कार्यवाही कर रही है उसको किसके आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा, यानी कौन कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंसिल के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर, यानी अगर काउंसिल में जीएसटी काउंसिल में कोई पद रिक्त है तो उसमें पद रिक्त के स्थान पर यानी उसको उसमें ऐड नहीं किया जाएगा कि ये पद रिक्त है तो इस वजह से यहाँ पर फोरम पूरा नहीं हो पा रहा है या कुछ भी कंडीशन है, तो रिक्त या दोष होने पर उसको वो चीज़ इंक्लूड नहीं की जाएगी, यानी उस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा उस प्रस्ताव को। दूसरी चीज़ ये है कि काउंसिल की कोई
प्रक्रियागत अनियमितता जिसके मामले में की योग्यता प्रभावित न होती हो, यानी काउंसिल की कोई प्रक्रियागत जो है अनियमितता जो है जिससे मामले की योग्यता जो है मामले की योग्यता पर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो उससे जो है यानी जीएसटी काउंसिल द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो अमान्य नहीं होगा। तो ये तो था कि जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी काउंसिल में आपने देखा कौन कौन ये कार्य कैसे कर रही है, यानी ये कैसे कार्य कर रही है, कितना जो है पास होना चाहिए, किन लोगों के द्वारा मत पास हो जाएगा तो वो मान लिया जाएगा। फिर अब आप देखेंगे काउंसिल के कामकाज के बाद काउंसिल के कार्य, यानी अब जो है अभी तो आपने देखा कि कितने जो है केंद्र कितना जो है केंद्र का भाग कितना है कि 1/3 जो है वो केंद्र का बहुमत होना चाहिए, 2/3 राज्य सरकारों का बहुमत होना चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल जो है वो कोई निर्णय लेगी। और इसके बाद ये जो बात की जा रही है कि काउंसिल कार्य क्या क्या करती है, तो काउंसिल यानी मेन मोटो क्या है, टैक्स को यानी जो कई तरह के टैक्स लिए जाते थे उन्हें खत्म करके सिर्फ एक ही टैक्स जो है आरोपित करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा जो भी आरोपित कर थे उपकर थे अधिकारों के विषय में उन्हें जीएसटी में विलंबित होता है, यानी उन सभी प्रकार के जो कई सारे टैक्स लिए जाते थे उन्हें जीएसटी में इंक्लूड कर देना। फिर नेक्स्ट फीचर आप देखेंगे यानी एक ही टैक्स लिया जाना जीएसटी। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन पर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लगना है या मुक्त किया जाना है, उस पर यानी किन वस्तुओं पर लगाना है और किन पर मुक्त किया जाना है, ये जीएसटी काउंसिल जो है वो कार्य कर रही है कि किन पर कितना टैक्स लगाना है, किस टैक्स के दायरे में रखना है और किन्हें जीएसटी से मुक्त रखना है। तो ये सारा डिसीजन जो है ये जीएसटी काउंसिल ही करती है। यानी आदर्श जीएसटी कानून जो है वो कर की उगाही के सिद्धांत, अंतर प्रांतीय व्यापार, वाणिज्य के दौरान लगाए गए जीएसटी और आपूर्ति स्थान में कुछ शासित करने वाला एक तरह से सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है, यानी अगर जो है जीएसटी काउंसिल कहती है कि प्रति वर्ष जो है 3 लाख रुपए से कम कमाने वाले कारोबारियों से कोई भी जीएसटी जो है वो टैक्स जो है नहीं वसूला जाएगा। तो यानी अगर जीएसटी नहीं लिया जाएगा इन व्यापारियों से तो इस तरह के जो नियम कानून बनाएगा व्यापारियों से संदर्भित हो सकता है, किसी भी वस्तु पर जो टैक्स लगाया गया है उनसे संबंधित हो सकता है। तो इन सब के बारे में निर्णय कौन करेगा, तो जीएसटी काउंसिल ही करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जीएसटी बैंड सहित दरें जो हैं न्यूनतम नियत दरों सहित, तो जितना भी आप देख रहे हैं कि ये जो दरें हैं स्लाइडें हैं बांटी गई हैं, ये सारा कौन डिसीजन करता है, तो ये जीएसटी काउंसिल ही करती है। और इसके अलावा जैसे प्राकृतिक आपदा विपदा हो गई और इसके अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कोई विशेष दर हो गई, तो इस तरह के भी नियम जो है वो जीएसटी काउंसिल ही बनाती है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ जो क्षेत्र हैं उनको जीएसटी टैक्स की जो दर लगाई गई है उनसे राहत दी गई है। कहाँ पर जो है राहत दी जाएगी, तो आपने देखा था कुछ विशेष राज्य होते हैं जिनमें से आपने देखा था जैसे कि 5वीं अनुसूची के तहत और 6ठी अनुसूची के तहत। तो 6ठी अनुसूची में आपने देखा था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो 6ठी अनुसूची के राज्य थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो है जनजातीय इलाका ज़्यादा रहता है और इनसे इस तरह की टैक्स जो है यानी आपने देखा कि इन चीज़ों पर उसी हिसाब से टैक्स यहाँ नहीं वसूला जा सकता। तो इन्हें ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ज़िले हैं, यहाँ पर जो जीएसटी है इन विषयों में जीएसटी से संबंधित जो है कई प्रावधान जो है वो लागू किए जा सकते हैं या फिर विशेष प्रावधान के विषय में इन्हें छूट भी दी जा सकती है। जैसे कि यानी अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जो रीजन है, इन जो क्षेत्र हैं या ज़िले हैं या राज्य हैं जो, यानी आपने देखा कि ये जो राज्य हैं असम हो गया, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेष प्रावधान के विषय में यानी यहाँ पर जीएसटी के बारे में विशेष प्रावधान जो है वो लागू किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जो काउंसिल या जीएसटी तय करे, यानी अगर काउंसिल या जीएसटी जो है कोई अन्य मामला इससे संबंधित आता है वो भी जीएसटी काउंसिल ही हैंडल करेगी। टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे। तो इस संबंध में आपने जीएसटी के कार्य देखे, यानी काउंसिल के जो आपने देखा कि ये जो जीएसटी काउंसिल बनाई जा रही थी, इस काउंसिल के क्या क्या कार्य हैं इनके बारे में देखा कि इसमें जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, ये क्या कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद काउंसिल के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। तो अन्य कार्य क्या होते हैं,
तो काउंसिल के कुछ अन्य कार्य जैसे आप देखेंगे कि काउंसिल ही ये तय करेगा कि किस तारीख के से कच्चे माल जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मेरिट स्पिरिट हो गया या उड्डयन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाएगा। यानी किस डेट से, अगर वो फिक्स डेट निकालता है कि मान लिया 1 जुलाई या 2020 से इस वस्तुओं पर यानी जितने भी जो है कच्चे माल वगैरह हैं इन पर इतने % जीएसटी टैक्स लगेगा। अगर यानी फिक्स रेट जो है वो फिक्स दिन से जो है तय कर सकता है, जीएसटी काउंसिल के पास ही ये है राइट है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो काउंसिल है किसी अनुशंसा अथवा उसे लागू करने के विषय में अगर कोई विवाद होता है तो उसके मामले में अधिनिर्णय करने के लिए काउंसिल जो है एक तंत्र का निर्माण करता है। यानी अगर विरोध होता है जीएसटी के लिए तो आप देखते हैं कि इसके लिए एक तंत्र बनाया गया, और वो तंत्र किस तरह से बनाया गया है, यानी जो काउंसिल का एक तंत्र जो है निर्माण करेगा और जो है मामले का निर्णय करने के लिए, तो वो जो है उस तंत्र में, उस काउंसिल के एक तंत्र में किसके बीच जो है ये तंत्र तैयार किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि केंद्र तथा राज्य अथवा राज्यों के बीच, अगर 2 राज्यों के बीच किसी चीज़ के लिए विवाद होता है तो यानी जीएसटी जो है इसी रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, तो अगर राज्यों के बीच विवाद होता है या फिर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता है। दूसरी बात कि केंद्र या फिर कोई राज्य, पर्टिकुलर राज्य हो गया और केंद्र हो गया, या फिर अनेक राज्य एक और हो गए और कोई राज्य या फिर अनेक राज्य दूसरी तरफ हो गए। यानी मान लिया 2 राज्य इधर है, 2 राज्य इधर हो गए, या फिर 3 राज्य इधर हो गए, या फिर एक तरफ केंद्र है दूसरी तरफ एक राज्य हो गया, या फिर एक तरफ केंद्र है दूसरी तरफ राज्यों के कई राज्य हैं। तो इस तरह से अगर कंडीशन बनती है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो उसके संबंध में ये जीएसटी काउंसिल ही निर्णय करेगी, और ये जीएसटी काउंसिल इसके लिए एक तंत्र का निर्माण करेगी, उसके माध्यम से ये इसका निपटारा करेगी। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी काउंसिल है, तो काउंसिल जो है वो 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगी। यानी ये जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है ये कितने साल के लिए, तो 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण जो राज्यों को जो भी क्षति हुई है उसके बारे में भी जो है मतगणना करेगी कि जो है ये जीएसटी लाने से व्यापारियों को क्या हानि हुई है, यानी क्या फ़ायदा हुआ, कितनी हानि हुई, और अगर हानि हुई है व्यापारियों को तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सके, उसके बारे में भी जो है कानून लाया गया। आप देखेंगे कि संसद द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है इस आधार पर, और इसी अनुसार संसद ने 2019 में कानून बनाया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो है लक्ष्मीकांत में बस इतना ही सफिशिएंट, आप देखेंगे इतना सफिशिएंट इसमें बस दे रखा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 279A आर्टिकल के थ्रू, यानी ये जो है आर्टिकल में कहाँ पर स्थान दिया गया, तो 279A आर्टिकल, और राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि 101वां संविधान संशोधन भी किया गया। आर्टिकल है 279A और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, और गठित हुआ था एक तरह से 2016 में। और इस आधार पर आप देखेंगे कि वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के नाम से जाना गया इस कर को, इस टैक्स को। और ये जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 2016 को जारी हुआ, लेकिन पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 बना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इससे यानी पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर का संघीय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वस्तु और सेवा कर है, तो यानी इसका क्या क्या जो है रीज़न रहा, क्या क्या इफेक्ट रहा। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो अरुण जेटली साहब इस समय वित्त मंत्री थे, और जीएसटी जो है अरुण जेटली यानी किसके द्वारा पेश किया गया था, ये प्रस्ताव जो है वो अरुण जेटली के माध्यम से ही पेश किया था। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि जैसे 40 लाख से जो कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारी हैं उनको इस टैक्स व्यवस्था से इसमें छूट दी गई है। और ये इसके बारे में यानी आपने जीएसटी के बारे में कैसे
अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, और यानी इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, जीएसटी टैक्स प्रणाली जो है वो कैसे कार्य करती है, इसके पहले जीएसटी के पहले कैसे जो है टैक्स लगते थे, यानी टैक्स पर टैक्स कैसे लगता था, जिसे कैस्केडिंग प्रणाली कहा जाता था। तो इस प्रक्रिया को आपने बेहतर ढंग से समझा। और ये भी आपने देखा कि जीएसटी 3 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी 3 तरह का, यानी जो है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इस तरह से आपने जीएसटी के बारे में जो है अध्ययन किया, और इससे जो रिलेटेड जो भी करंट से जो भी टैक्स की दरें जो है घटाई बढ़ाई जाती हैं, तो उनको आप करंट से टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था जीएसटी इन जो है लक्ष्मीकांत में। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी दूसरी यूनिट क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उन्नीस में जो मंडल आयोग आया, नेक्स्ट आप चैप्टर देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो आपने जो पिछली वीडियो में देखा है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिए गए। तो इसी कड़ी में, यानी जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था, तो इसको संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया गया था। बेसिकली संविधान के तहत जो पिछड़ा वर्ग शब्द है, तो पिछड़ा वर्ग शब्द को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया गया था, परंतु कुछ अनुच्छेद जैसे कि आर्टिकल वगैरह हो गए, जैसे आर्टिकल हो गया 15 का 4, 16 का 4 और आर्टिकल 340। तो ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 16 है, 16 का सबपार्ट 4 और आर्टिकल 340 आदि के तहत इनके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और जो ये पिछड़ा वर्ग है, प्रायः ये जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत उन जातियों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से पिछड़े हों, यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से पिछड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पिछड़ा कहा जाता है। यानी तो पिछड़े वर्ग में कौन सी जातियां, यानी किन जातियों को शामिल किया जाता है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। फिर इसके अलावा जो आर्टिकल 340 है, यानी इसका निर्धारण कौन करेगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन हैं, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, शैक्षणिक रूप से पिछड़ना, तो इसका निर्धारण करेगी केंद्र सरकार। इसका निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार इसका निर्धारण करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्टिकल 340 के तहत, आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि राष्ट्रपति जो है, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, तो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की दशा हो गए, उनकी कठिनाइयों को जांच करके, देख करके और उसके सुधार करने के लिए सिफारिश कर सकता है, यानी सिफारिश करने के लिए इस जो है समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, उसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और आपने देखा था कि जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, इन सब की
इन सब की, इस आयोगों को नियुक्त करने की पावर किसके पास है? ये आयोग बनाने की पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो इस तरह से आपने देखा कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की भी पावर किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास थी। तो अब यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग बनता कैसे है? तो इसके लिए समय समय पर कई सारे जो है आयोग, यानी समय समय पर जो है सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा ये मुद्दा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए भी एक आयोग गठित किया जाए। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो गठित हो चुका था, तो लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए जो बात उठी कि पिछड़े वर्ग के लिए भी एक आयोग बनाया जाए इनके उत्थान के लिए। और इस वजह से यानी जब राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है, तो इसे यानी जब ये आयोग बनाया जाएगा तो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाएगा? तो राष्ट्रपति रखवाएगा, यानी जब बनेगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के सामने अब तक की 2 पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रपति के सामने अब तक 2 पिछड़े वर्ग आयोगों का, 2 पिछड़े जो आयोग हैं, वर्ग आयोग हैं, उनका गठन किया जा चुका है। कौन से 2 पिछड़े वर्ग? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इससे पहले यानी ये जो वर्तमान समय में आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, तो इसके पहले भी जो है 2 पिछड़े वर्ग आयोग आ चुके हैं। कौन से 2 पिछड़े वर्ग आयोग? तो सबसे पहले 1953 में केलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर जो थे, 1953 में काका कालेलकर 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया? काका कालेलकर आयोग गठित जो है नाम दिया गया। अब काका कालेलकर जो थे, यानी तो उसके बाद दूसरा कब पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ? तो दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए मांग कब उठी, यानी कब आयोग गठित हुआ? तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में। पहला जो है यानी पिछड़ा वर्ग पहला जो है वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में आयोग गठित हुआ। दूसरा वर्ग आयोग जो है वो 1978 में, और सरकार होती है वीपी मंडल। 1978 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग गठित किया जाता है। वीपी मंडल की अध्यक्षता में क्या होता है? मंडल आयोग गठित किया जाता है। अब क्या हुआ? ये जो काका कालेलकर थे, इन्होंने किस बेसिस पे कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होना चाहिए? तो यानी ये जो काका कालेलकर थे, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड निर्धारित किए। यानी जो काका कालेलकर थे वो किस बेसिस पे पिछड़े वर्ग आयोग जो है मांग कर रहे थे पिछड़े वर्गों के लिए? तो काका कालेलकर जो अध्यक्षता वाली जो आयोग बना था, ये सामाजिक और शैक्षणिक, यानी बात की जाए कि काका कालेलकर आयोग क्या बात कहता था? काका कालेलकर, तो ये जो आयोग था ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड तो सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड निर्धारित करके सरकारी सेवाओं में इनके आरक्षण की सिफारिश की थी काका कालेलकर ने। यानी गवर्नमेंट सर्विस जो होती हैं उनमें सामाजिकता देखी जाए और शैक्षणिक, यानी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो हीन है, यानी एक तरह से दुर्बल है, तो इनको जो है इनको क्या कर दिया जाए? इनको आरक्षण दे दिया जाए। सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड स्पष्टता, यानी इन्होंने परिभाषित जो है किया कि इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड निर्धारित करके इनको जो सरकारी सेवाएं हैं वहां पर आरक्षण की सिफारिश की। किसने? काका कालेलकर ने। तो इसको लेकर ये सिफारिश नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? चूंकि आप एक तरफ देखते हैं कि इसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा जाता है कि सामाजिक न्याय यानी सामाजिक सिविल सहायता उपलब्ध कराई जाए। समाज के सभी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो प्रायोरिटी देते हैं कि राज्य जो है ऐसा कानून नियम ला सकता है जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो निचले दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उत्थान के लिए उनका प्रयास कर सकता है राज्य। लेकिन इसी के प्रोस्पेक्टिव में आप देखते हैं जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या कहता है? मौलिक अधिकार समान न्याय की बात करता है। यानी जैसे आर्टिकल 15 हो गया, तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी और आर्टिकल 16 कहता है कि जो आर्टिकल 16 जो है समान जो है अवसर के समक्ष जो है समता की बात कहता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात कहता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो
मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को वायलेट हो रहे थे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता। तो इस आधार पर यानी सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड के आधार पर सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण की सिफारिश की थी काका कालेलकर ने। और इसको इस मानदंडों पर ये खरा नहीं उतर रहा था कि ये सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड के आधार पर स्पष्टता परिभाषित ना होने के कारण इस सिफारिश को अमान्य कर दिया जाता है काका कालेलकर की। ठीक है, अब दूसरी जो सिफारिश थी यानी दूसरा वर्ग आयोग जो गठित हुआ मंडल आयोग, और मंडल आयोग की सिफारिशों को माना जाता है। क्या कहता था मंडल आयोग? आपने देखा कि ये जो मंडल आयोग है 1978 में ये वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ। अब इसने मंडल आयोग ने क्या बात की, तो मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट क्या करी, 1980 में इसने प्रस्तुत करी अपनी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा, इसने 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की। यानी जो मंडल आयोग गठित हुआ वीपी मंडल की अध्यक्षता में, तो इसने क्या किया, इसने नौकरियों में 27% रिजर्वेशन की बात रखी, जो है ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की, और इसे स्वीकार किया गया। और 1993 से ये जो है पिछड़े वर्गों के लिए जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए 1993 से 27% रिजर्वेशन प्रोसेस लागू किया गया। तो यानी आपसे संक्षिप्त टिप्पणी मंडल आयोग पर भी लिखने को आ जाती है। तो मंडल आयोग यानी 1979 में मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है, 1900 क्योंकि आप देख रहे हैं 1978 और 1979 में क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई। और आप देखते हैं कि इस समय क्या होता है, मोरारजी देसाई ने क्या किया, जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था दूसरा आया था, इसके पहले क्या आया था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। तो मोरारजी देसाई के समय 1979 में मोरारजी देसाई के समय क्या हुआ, मोरारजी देसाई के समय द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया, और द्वितीय ओबीसी आयोग आया, और इसके सदस्य थे बीपी मंडल। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, मंडल। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था। और इसने क्या किया, इसने 300 आर्टिकल जो 340 था, आर्टिकल 340 क्या कहता था कि राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा और कठिनाइयों को देख करके, अन्वेषण करके, इन्वेस्टिगेशन करके उसके सुधार करने के लिए, सिफारिश करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। तो उसी आर्टिकल के थ्रू यानी आयोग ने, इस जो मंडल आयोग बना, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत करी। और इसने क्या किया, इसने 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर पिछड़ी थी। अब क्या हुआ, जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जितनी जातियों को इसने नॉमिनेट किया। तो ये जो जनसंख्या थी यानी जो पिछड़े वर्ग में 3747 जातियां, आप समझ सकते हैं। तो ये जो जातियां थी इतनी, ये 52% थी पूरी, यानी जो है ये करीब जो है 52% हिस्सा थी जनसंख्या का, जिसमें अनुसूचित जाति भी जो है, यानी इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं थी। तो ये 52% हिस्सा यानी ओबीसी का ही था केवल। तो आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में ये जो 52% लोग थे, इनको क्या कहा, इनको कहा कि 27% रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन की जो है सिफारिश की सरकारी नौकरियों में। तो इस तरह से संपूर्ण आरक्षण जो है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि कहा गया था इससे पहले जो केस आया था कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, ओबीसी की बात हुई, सिफारिश की गई, और इस तरह से जो संपूर्ण आरक्षण हुआ यानी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए टोटल आरक्षण जो है वो 50% हो जाता है, 50% हो जाता है। और फिर उसके बाद यानी तभी इस सिफारिश को माना जाता है, क्योंकि 27% ये आरक्षण हो गया। इसके अलावा जो बचा आप देखते हैं 30 और 40 से 50 यानी जो 23% आरक्षण बना, उस 23% में जो है SC/ST रिजर्वेशन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 27% ओबीसी, 23% SC/ST, तो इस तरह से 50% जो आरक्षण था। अब ये 50% चूंकि नियम भी निकल चुका था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, 1989 में जनता पार्टी की सरकार, और यहीं पर आप देख रहे हैं मंडल आयोग गठित हुआ। उसके बाद 1990 में किसकी सरकार बनती है, वीपी सिंह की सरकार। 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है। और 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनती है तो इन्होंने क्या किया, जो सरकारी सेवाएं थी, सरकारी नौकरियां, उसमें 27% की आरक्षण की घोषणा कर दी।
27% के रिजर्वेशन प्रोसेस की घोषणा कर दी। किसके लिए? ओबीसी वर्ग के लिए। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की प्रोसेस की घोषणा की। अब क्या हुआ 1991 में, 1990 के बाद 1991 में नरसिंह राव की सरकार बनी। अब पीवी नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव की सरकार जब बनी तो इसने दो परिवर्तन किए। दो परिवर्तन कौन से किए? तो इन्होंने जो 27% था, यानी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है 1990 में वीपी सिंह की, और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, नरसिंह राव की सरकार बनती है। इन्होंने क्या दो चेंजमेंट किए? तो इन्होंने चेंजमेंट किया, जो 27% था, 27% ओबीसी के गरीब लोगों के लिए जो आधार बनाया, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण। और 10%, यानी इन्होंने क्या कहा, पीवी नरसिंह राव के समय 10% अतिरिक्त आरक्षण जो है वो गरीबों के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े रूप से और उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। यानी एक तरह से जो वर्तमान समय में आप देखते हैं समर्ण गरीब आरक्षण, तो समर्ण के लिए अभी वर्तमान समय में 10% आरक्षण की बात, यानी 10% आरक्षण दिया जा चुका है। लेकिन उस समय भी, यानी पीवी नरसिंह राव समय भी ये बात उठी कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को दे दो, लेकिन 10% जो है वो सवर्ण गरीब को भी दो। अब ये तो था, यानी ये चेंजमेंट हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 में। ठीक है, अब 1991 के बाद 1992 में जो प्रसिद्ध मंडल केस है, मंडल केस में जो आर्टिकल 16 का 4 था, तो आर्टिकल 16 के 4 में विस्तार किया गया, और जो भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में जिसमें जो है रोजगार हो गया, आरक्षण हो गया, तो आरक्षण की व्यवस्था की गई 16(4) आर्टिकल के थ्रू। तो आप जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल 16 के 4 में जो है ओबीसी वर्ग के लिए जो है वो रिजर्वेशन प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 16(4) में किया गया है। यानी क्योंकि आर्टिकल 16 जो है कहता है, आर्टिकल 16 जो है वो जो है समान अवसर कहता है, समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे नौकरियों में। यानी कहा जाता है आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी सबको समान अवसर दिए जाएंगे। उसी में सब क्लॉज 4 जोड़ा गया, और सब क्लॉज 4 के तहत ही जो है ओबीसी को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 16 के 4 में। और इसका परीक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया, और जो न्यायालय था, न्यायालय ने जो उच्च जाति का था, उस जाति यानी खास वर्ग के लिए 10% जो था, 10% के रिजर्वेशन को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मोटो था कि 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस 10% सवर्ण गरीब आरक्षण को यहाँ पर नकार दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। और जो 27% रिजर्वेशन था सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए, उसको कुछ जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए, कुछ संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए ये आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाता है। तो इस आरक्षण में, यानी 27% रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर, यानी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या डाला गया था कि 27% रिजर्वेशन का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा जो क्रीमी लेयर सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और क्रीमी लेयर सिद्धांत क्या होता था, क्रीमी लेयर मैं लाइव सेशन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और पहले भी मैंने बताया है यहीं पॉलिटी में ही। तो आपको मैंने बताया कि क्रीमी लेयर यानी जिसके फादर जो हैं, यानी राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, या उच्च पदों पर ए वर्ग या ए श्रेणी की जो नौकरियां हैं, या बी वर्ग की नौकरियां, तो इन नौकरियों में हों तो उनके बच्चों को इस रिजर्वेशन प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। यानी जो क्रीमी लेयर से संबंधित लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया। दूसरी बात ये रखी गई कि ये जो 27% रिजर्वेशन है पिछड़े वर्ग के लिए, उसमें प्रोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं होगा, यानी प्रमोशन वगैरह होने में इस आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय ही होगी, यानी जब भर्ती हो रही है सिर्फ भर्ती के समय ही होगी, प्रमोशन के लिए इस आरक्षण को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और प्रोन्नति के कोई खास आरक्षण जो है केवल 5 वर्षों तक ही लागू रहेंगे, यानी अगर 1993 से लागू हुआ या 92 से, तो 1997 तक ही, 1997 तक ही। तो इस तरह से आप देखेंगे यानी कि प्रोन्नति के जो भी फायदे हैं या कुछ भी प्रावधान है वो सिर्फ लागू होने के 5 वर्ष तक ही लागू रह सकते थे। फिर इसके अलावा क्या पॉइंट डाले गए, तो इसके अलावा जो है इसमें ये जो है 27% रिजर्वेशन के साथ ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके
परिस्थितियों को छोड़ करके 50% से ज़्यादा जो है आरक्षित कोटा जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये नियम प्रत्येक वर्ष लागू होगा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस बनाया गया, यानी नेक्स्ट प्रोसेस बनाया गया कि जैसे कि आगे ले जाने के नियम, जैसे कुछ भी रिक्त पद हैं उनके लिए वैध रहेगा ये नियम। और लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 50% से के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा किसी को भी आरक्षण इसके अलावा नहीं दिया जा सकता था। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी व्यवस्था ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट डाले गए थे 27% रिजर्वेशन के साथ साथ कि किसको मिलेगा, किन आधारों पर 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, कब तक लागू रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यवस्था के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट डाले, रिस्ट्रिक्शन डाले, तो इसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए। और इसी कदम के तहत जो है अन्य जो पिछड़ा वर्ग था, इस पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर की पहचान की गई। पहली बात कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए जो है कि कौन से लोग जो हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत के अंतर्गत एक कमेटी गठित की जाती है और उसका नाम होता है रामनंदन समिति। तो ये क्या कार्य थी, ये समिति किससे संबंधित है, तो ये जो कमेटी बनाई गई रामनंदन समिति, ये अन्य जो पिछड़ा वर्ग था, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया जाता है। और इसने क्या किया, इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट दी रामनंदन समिति ने, और उसी रिपोर्ट को फिर माना गया कि कौन से लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं। फिर उसके बाद 1993 में ही, यानी आप देखेंगे कि संसद में एक अधिनियम आता है 1993 में, और 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, और ये नौकरी में जो रिजर्वेशन है, आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने और निकालने का जो है विचार करता है कि जो है सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण के उद्देश्य से कौन से नाम जोड़े गए हैं, कौन से निकाले गए, यानी क्रीमी लेयर के सिद्धांत का जो उल्लंघन कर रहे होंगे उन नामों को हटाया गया। तो इस तरह से इसने एक सूची तैयार की राष्ट्रीय आयोग ने। फिर अब ये जो था कि यानी प्रोन्नति देगा, यानी जो प्रमोशन था, प्रोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में एक संविधान संशोधन भी पास कराया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 पास कराया गया, जिसमें से क्या हुआ, 77वें संविधान संशोधन 1995 में आर्टिकल जो 16 था, आर्टिकल 16 जो था उसमें एक नई व्यवस्था जोड़ी जाती है। और इसके तहत क्या प्रावधान किया जाता है, तो इसके तहत राज्यों को शक्ति दी जाती है कि जो राज्य सेवाएं हैं, तो राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की सिचुएशन में जो अंतर्गत सेवाओं में जो भी SC ST उनको जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी आर्टिकल 16 में ही जो है ये पॉइंट जोड़ दिया जाता है कि अगर राज्य सेवाओं में, राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं हैं उनमें जो SC और ST है उनको उन जनजातियों को यानी जो प्रमोशन है उसमें भी आरक्षण दिया जा सकता है। फिर 2001 में 85वां संविधान संशोधन होता है, और 50वें संविधान संशोधन में जो SC ST है उनको सरकारी सेवा के हेतु जो भी आरक्षण था, यानी प्रमोशन के मामले में जो है परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था की गई, और ये कानून जो है 1995 से प्रभावी हो जाता है SC ST को जो है नौकरियों में प्रमोशन देने के मामले में। फिर इस तरह से आपने ये देखा कि ये मंडल कमीशन कैसे कार्य किया। मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या थी, उन सिफारिशों को क्यों माना गया, क्योंकि आपने देखा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ कि क्रीमी लेयर सिद्धांत का फॉलो ना करे, उस क्रीमी लेयर सिद्धांत का फॉलो ना करने पर इस पिछड़े वर्ग आयोग को, यानी इसे फॉलो किया जा सकता था, इस 27% रिजर्वेशन के प्रोसेस को। ठीक है, अब जब ये आयोग बना पिछड़ा वर्ग आयोग, तो अब इसके कार्य क्या होंगे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या क्या कार्य होंगे। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे सामाजिक जो शैक्षणिक दर से पिछड़े लोग हैं उनकी दशाओं, उनकी कठिनाइयों की जांच करना, और सामाजिक शैक्षणिक दर से जो पिछड़े लोग हैं उनकी दशा सुधारने का प्रयास करना। क्योंकि आपने देखा जो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, उन सबका कार्य क्या था, उन सबका कार्य था कि जो दबे कुचले लोग हैं, हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनके उत्थान का प्रयास करना, उनके
कल्याण का प्रयास करना, उनके सेफ गार्ड का प्रयास करना। तो इस सब का लक्ष्य जो है वो यही रहेगा। तो अब मैंने पूरी थीम, पूरा माइंड मेकअप एज अ स्टोरी आपको सुना दिया, आपको बता दिया कि इसमें क्या मंडल आयोग कैसे आया, और उसके पहले यानी वीपी मंडल की अध्यक्षता में क्या हुआ, काका कालेलकर की अध्यक्षता में क्या हुआ, और उसके बाद यानी 1990 के बाद 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो क्या चेंजमेंट हुआ। यानी इसमें 2 पॉइंट कौन से नए ऐड हुए कि 10% जो है सवर्ण गरीब को आरक्षण देने की बात की गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लेकिन इस 10% आरक्षण को नहीं माना गया, और ये जो 27% का रिजर्वेशन था उसको किस किस रिस्ट्रिक्शन के साथ फॉलो किया गया। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। तो अब जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत संविधान में स्थान दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग आया है तो इसको मंडल कमीशन को इंदिरा साहनी केस भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जब कभी यानी अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित था, तो इंदिरा साहनी केस जो है तो मंडल कमीशन केस ही इंदिरा साहनी केस, यानी वीपी मंडल अध्यक्ष थे तो इसको कहा जा रहा है मंडल आयोग या मंडल कमीशन, और किसके परिप्रेक्ष्य में लाया गया था तो इंदिरा साहनी, तो इंदिरा साहनी या मंडल कमीशन केस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आयोग की स्थापना। अब चूंकि मैंने आपको थियरी और कॉन्सेप्ट बता दिया है तो इसके आगे की बात जो इसमें कनेक्ट की जाएगी वो आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोग की स्थापना यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना कैसे हुई। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है कि मंडल मुकदमे के निर्णय 1992 में। तो मैंने आपको समझाया कि मंडल मुकदमा क्या था, और मैंने आपको समझाया कि काका कालेलकर जो आयोग बना था, 2 पिछड़े वर्ग आयोग बन चुके हैं इससे पहले, काका कालेलकर की अध्यक्षता में और एक वीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो अब ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया, ये क्या है ये देखें आप। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो मंडल मुकदमा है उसका निर्णय 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जो पिछड़े वर्ग थे उसकी सूची में शामिल नहीं होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर या असमावेश होने संबंधी नागरिकों की शिकायतों और जांच के लिए एक स्थानीय वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया। तो यानी आप समझ गए कि मंडल आयोग बना, और मंडल आयोग में ये जो रिस्ट्रिक्शन डाला गया कि 27% रिजर्वेशन के तहत कौन से लोग शामिल हैं उनको सूचीबद्ध किया जाए, कौन से लोग क्रीमी लेयर सिद्धांत को फॉलो यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ रहे हैं तो उनको इस सूची से बाहर निकाला जाए इस रिजर्वेशन प्रोसेस से, जो नहीं है उनको इस रिजर्वेशन प्रोसेस में डाला जाए। तो ये काम किया था मंडल आयोग ने, और इस आधार पर इसने जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है आदेश दिया था उसको फॉलो किया गया, और इस आधार पर यानी ये गठित किया गया था कि केंद्र और राज्य में कहाँ पर जो है कितना जो 27% रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत किनको रखा जाना है, ये कार्य किया इस मंडल आयोग ने। फिर आप देखते हैं कि उसी के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की स्थापना 1993 में की गई। तो 1993 में आपने देखा कि इसी रिस्ट्रिक्शन मंडल आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी कि जो है सरकारी नौकरियों में जो है 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और उन्हीं को 1993 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें गठित किया गया। और इसमें जब 1993 का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा था कि क्रीमी लेयर को इसे बाहर रखें, और ये जो व्यवस्था आरक्षण की लागू की जा रही है उसको नौकरियों में प्रमोशन के लिए लागू नहीं किया जाएगा। आरक्षण जो है किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन डाले थे उनको फॉलो करते हुए 1993 में जो रिपोर्ट बनी पिछड़े वर्ग आयोग के लिए, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें क्रीमी लेयर की पहचान की गई, और पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ 1993 में हुआ। तो इसको क्या कहा गया जो है राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 1993 में इसकी स्थापना हो जाती है। फिर क्या हुआ, फिर आप देखते हैं कि बाद में 102वां संविधान संशोधन, ये है करंट का आपका टॉपिक। यहाँ पर आप देखेंगे कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी अभी तक की जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग एक आर्टिकल के थ्रू
कहाँ पर स्थान दिया गया इसे, तो एज अ आर्टिकल इसे एक अमेंडमेंट के थ्रू तो 102वां संविधान संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इसे स्थान दिया गया। चूंकि आपने कल 338A आर्टिकल देखा था जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, उसी कड़ी में 338B जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो यानी आर्टिकल 338B जो है वो एक संवैधानिक निकाय हो गया और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो तीनों आर्टिकल आपको भूलने नहीं है। 338 है राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और 338B है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे 338B के प्रावधान को संविधान में जो है संविधान में शामिल किया गया और इस तरह से एक वैधानिक निकाय यानी ये जो आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये एक वैधानिक निकाय मात्र ना रह करके क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बन गया। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी जिन्हें आर्टिकल के थ्रू संविधान में स्थान दिया गया। तो आप देखेंगे कि नई व्यवस्था के अंतर्गत आयोग के कार्य का विषय जो है, आयोग के कार्य का विषय क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है और इसमें कौन से लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित किया गया है। यानी इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान देने, एक पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू स्थान देने का तात्पर्य ये है कि ये जो शैक्षणिक और पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनकी सुरक्षा, इनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराया जाए। तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग आर्टिकल के थ्रू स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे शब्दों में जो नए आयोग है, नए आयोग जो है इसका भी वही दर्जा बन गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से कल समझा, वैसे ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी आपने समझा। और यानी इन दोनों को पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को रियली कनेक्ट कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो यानी जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसमें क्या है कि आयोग का एक अध्यक्ष होगा, यानी मेंबर कौन कौन होंगे, तो सेम प्रोसेस, उसमें भी एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था और 3 अन्य सदस्य होते थे। यहाँ पे भी आयोग का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। इन तीनों की नियुक्ति कौन करेगा, इन तीनों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के माध्यम से ही ये जो है ये आयोग गठित हो जाएगा। इन तीनों को नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति। अब इनकी सेवा शर्तें और अवधि जो है वो भी कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति ही इनकी सेवा शर्तें और जो है अवधि निर्धारित करेंगे। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि आयोग के कार्य क्या हैं। यानी आपने जैसे ही अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा तो उसके कार्य पढ़ा, इसी के साथ साथ आपने पढ़ा कि अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके कार्य पढ़े आपने। अब आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग ये क्या है कि आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो आयोग के सेम कार्य होंगे, यानी अनुसूचित जाति के लिए आपने देखा कि इनके जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, अब इनमें देखें आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में भेद कैसे करेंगे। भेद आपको ऐसे करना है कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और जो अनुसूचित जातियां थी वो समाज में एक दलित कुचली वर्ग है, और जनजाति जो है यानी अनुसूचित जनजाति जो है एक आदिमानव वाली जनजाति, यानी वो बिल्कुल ही उनकी संस्कृति पूरी पिछड़ी हुई, वहाँ पर कोई भी संस्कृति वास नहीं, उनकी अपना अलग कल्चर, उनका अपना अलग रहन सहन, और ऐसे लाइक अभी भी आदिमानव टाइप में वो रह रहे हैं। तो वो हो गया अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति जो है समाज का ही एक दबा कुचला निचला वर्ग, और जो है पिछड़ा वर्ग जो है तो पिछड़े वर्ग में जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो लोग शामिल हैं। तो ठीक है, इन तीनों में भेद कर पाए आप। तो तीनों का कार्य क्या होगा, जो भी आयोग इनके उत्थान के लिए बनाया जाएगा तो इनके कल्याण, इनके प्रोटेक्शन और इनके सेफ गार्ड के लिए ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आयोग के क्या कार्य हैं। तो आयोग के कार्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संवैधानिक वैधानिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी मामले हो गए उसके लिए जो है अनुसंधान, अनुश्रवण और उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन। यानी सामाजिक रूप से जो कुछ पिछड़े हैं या संवैधानिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए उनसे संबंधित कार्य योजनाएं चलाने के ये आयोग संबंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो भी अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखना, उनके संबंध में जो भी शिकायतें आ रहे हैं उनकी जांच करना, उस पर अनुसंधान करना, खोज करना, और इनके जो पिछड़ापन है इसको बराबर हाशिए पर लाना समाज के, ये है कार्य इस आयोग का। और इसके अलावा
केंद्र और किसी राज्य में जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भागीदारी करना और इसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना, ये किसका कार्य होता है? यानी इनके सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ये जो पिछड़ा वर्ग है ये बराबर समाज के बराबर हाशिए पर आ सके, तो इसके लिए ये आयोग कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि इनके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा उपाय के लिए जो भी कोई भी प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रत्येक वर्ष और जब भी वह उचित समझे सौंप सकता है। यानी जब भी राष्ट्रीय आयोग को लगता है कि इनसे संबंधित कोई भी मामला, मुद्दा उसे राष्ट्रपति तक ही पहुंचाया जाए, सदन में पेश किया जाए, यानी तो उस संबंध में उस मामले को, उस सिफारिश को ये राष्ट्रपति के समक्ष किसी भी समय प्रस्तुत कर सकते हैं। और या फिर प्रत्येक वर्ष जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ग के लिए क्या कार्य किए गए, इनके लिए जो योजनाएं आई वो कैसे इम्प्लीमेंट की गई, डेवलपमेंट कैसा रहा, कैसे कितना उत्थान किया गया, तो इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष ये आयोग प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देगा और उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके अलावा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण और उन्नति के लिए कई कार्य संपादित करेगा और इसके लिए वो राष्ट्रपति को निर्देश करेगा, राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि इनके उत्थान के लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आयोग का प्रतिवेदन। आयोग का प्रतिवेदन यानी आयोग जो है, आयोग का प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। तो आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? आयोग जो भी साल भर में इनके उत्थान के लिए इसने कार्य किया होगा, इनके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, इनके कल्याण के लिए, उस जो भी रिपोर्ट साल भर में इस आयोग ने इनके लिए किया है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करेगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में पेश करेगा, संसद में। अब संसद में पेश करेगा अगर केंद्र से संबंधित या फिर राज्यों से, पर्टिकुलर किसी राज्य से संबंधित है ये ओबीसी या पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई भी मामला या उनके उत्थान के लिए कोई योजना, तो उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल को जो है ये राष्ट्रपति पहुंचा देगा वो रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट को अगर राज्यपाल को पहुंचाएगा तो वो राज्यपाल अपने राज्य विधानमंडल में उस पर चर्चा होगी, राज्य विधानमंडल में उन सिफारिशों को अस्वीकार भी किया जा सकता है या स्वीकार भी किया जा सकता है। अगर राज्य विधानमंडल जो है आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करता है तो राज्य विधानमंडल को इसका उसे कारण बताना पड़ेगा। अगर संसद में जब राष्ट्रपति ने पेश किया है तो संसद में इसकी सिफारिशों को अस्वीकार किया जा सकता है या स्वीकार किया जा सकता है। अगर अस्वीकार करता है तो अस्वीकार करने के रीजन बताने होंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए कि संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, कार्यवाही होगी इस पर जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इस पर कुछ जो है अपनी अनुशंसाएं दे सकते हैं और अगर उन अनुशंसाओं को नहीं माना जाएगा तो उस पर स्पष्ट कारण देना होगा संसद को। अगर राष्ट्रपति जो है राज्यों से संबंधित होगा तो राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, राज्य विधायिका के समक्ष, और राज्य विधायिका भी उन अनुशंसाओं को लागू कर सकती है और नहीं करेगी तो उसका स्पष्ट कारण देना होगा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आयोग की शक्तियां। तो क्या है आयोग की शक्तियां? तो यानी ये जो आयोग बना है तो इस आयोग के पास पावर क्या है? तो अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप इजीली बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कोई भी आयोग बनाया जाता है तो इसके पास पावर क्या है। तो इसके पास पावर है कि जो भी पिछड़ा वर्ग आयोग है या पिछड़े वर्ग से लोग जो संबंधित हैं, अगर उनका शोषण होता है इनकेस, या उनका शोषण होता है या उनको सताया जाता है, इस कैटेगरी में जो भी सता रहा है या जिस व्यक्ति ने इनका शोषण किया है उस व्यक्ति को कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ये आयोग कह सकता है, उसको एविडेंस प्रूफ करने के लिए कह सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, प्रमाण पत्र मंगा सकता है, उसकी उच्च न्यायालय से अगर कोई मुकदमा ऐसा चल रहा है तो वहाँ से रिपोर्ट मंगा सकता है, शपथ दिलाने की बात कर सकता है यानी शपथ दिला सकता है। तो ये इसके पास पावर होती है इस आयोग के पास। यानी भारत के किसी भी भूभाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उससे पूछताछ करने का अधिकार है इसके पास। इसके अलावा उससे यानी जिस भी व्यक्ति को ये समक्ष होने के लिए कहेगा ये आयोग, उससे दस्तावेज मांग सकता है, प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, या भी
कहीं भी न्यायालय हो गया या कार्यालय, वहाँ से अभिलेख इसके संबंध में मंगा सकता है। और इसके अलावा गवाही हो गया, दस्तावेज हो गया, उसके संबंध जारी करने के लिए भी इसे बोल सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर कोई भी अन्य मामला भी है जो भी पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई मामला रिकमेंड करते हैं, सूचित करते हैं, तो उस संबंध में भी जो है ये राष्ट्रीय आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उस संबंध को भी सुनेगा, उस पर जो है निर्णय दे सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने के लिए समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग की सलाह लेना जरूरी होते हैं। यानी जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हैं, जो भी ऐसे कुछ मामले आते हैं पिछड़े वर्ग से संबंधित, उस संबंध में इस आयोग से परामर्श और सलाह ले सकते हैं। तो ये था आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट संदर्भ में देखेंगे कि आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा। तो आपने इंदिरा साहनी बनाम भी केस देखा। तो इंदिरा साहनी बनाम जो केस था, ये बेसिकली जो मंडल कमीशन आयोग था, यानी मंडल केस जो था, ये क्या था, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 बना, और ये क्या था 1993 में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रीमी लेयर सिद्धांत फॉलो करने के बाद जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1993, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके फिर से आप देखें और इस चीज़ को कनेक्ट करें। फिर नेक्स्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निश्चित कर दिया जाता है, और अधिनियम 2018 द्वारा क्या हुआ, 2018 द्वारा निश्चित या रिपील्ड कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्थान दे दिया गया है पर्टिकुलर। 338 बी आर्टिकल के थ्रू इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था, तो इसको 338 बी आर्टिकल के थ्रू, फिर यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बनाया गया, यानी एज ए अमेंडमेंट जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में, तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, और वो नया आर्टिकल क्या है, 342A। यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पहले 1993 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था वो निश्चित हो गया था, और उसके बाद ये अधिनियम 2018 द्वारा क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। यानी जो अब ये जो नियम था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वो 1993 वाला, उसे क्या किया गया, उसे 2018 में निश्चित किया गया। और 2018 में निश्चित क्यों किया गया, इसका भी रीजन आप सुन लें। तो इसका रीज़न इसलिए क्योंकि ये जो 1993 का मंडल आयोग जो गठित हुआ था, यानी जो 1978 का जो मंडल आयोग गठित हुआ था 1980 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसी बेसिस पे जो 1993 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। तो इसमें क्या था, इसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और आप देख रहे थे 2018 तक की सिर्फ जो है SC ST और OBC टोटल जो है वो केवल 50% रिजर्वेशन था। अब सरकार जो है वो समण गरीब को भी आरक्षण देना चाहती थी। करंट में सिचुएशन क्या है, करंट में सिचुएशन आप देख रहे हैं 10% समण गरीब आरक्षण। तो अगर सरकार समण गरीब को आरक्षण देना चाहती थी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता, यानी जो पहले का प्रावधान था उसको निरसित करके नया अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने, चूंकि सरकार को जो है 10% सवर्ण गरीब आरक्षण देना था, और वर्तमान समय में ये सिचुएशन लागू है, तो 10% सवर्ण गरीब आरक्षण लाने के लिए सरकार को पहले वाला जो भी प्रस्ताव था, यानी जो भी आयोग था, उसे निरसित करना पड़ा, रिपील्ड करना पड़ा, और उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया संविधान संशोधन लाना पड़ा। और उस नए, चूंकि आप कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हटाते हैं तो उसको अमेंडमेंट के थ्रू हटाते हैं और नई चीज़ उस जगह पे जो है ला सकते हैं। तो इस तरह से उस 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपील्ड किया गया 2018 का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया इसके थ्रू, और वो हटा करके 2018 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया। अब आर्टिकल में कौन सा स्थान दिया गया इसे, तो अब आर्टिकल में इसे 342A आर्टिकल स्थान दिया गया। अब 342A आर्टिकल के थ्रू 102वां संविधान संशोधन 2018 में लाया गया, और पिछला वाला निरसित कर दिया गया। और निरसित भी इसीलिए किया गया क्योंकि आप देखते हैं
102वें के द्वारा ये लाया गया। और 103वां किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन जो है वो 10% सवर्ण गरीब आरक्षण से संबंधित है। यानी ये क्योंकि इसका लक्ष्य ही था, ये 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 10% सवर्ण गरीब आरक्षण। यानी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं 60% रिजर्वेशन, और 1993 में क्या कह दिया गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो अब सरकार को यहाँ पर 10% आरक्षण देना था, इसलिए पहले वाले प्रावधान को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन किया गया और 102वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, जिसके थ्रू इस रिजर्वेशन प्रोसेस को बढ़ाया गया। यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि 50% तो इनके लिए है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, इसके अलावा 10% जो है वो सवर्ण गरीब को आरक्षण दिया गया। और इसे किस संविधान संशोधन के थ्रू? 103वें संविधान संशोधन के थ्रू 10% सवर्ण गरीब आरक्षण जोड़ा गया। तो आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया कि 102वां संविधान संशोधन क्यों लाना पड़ा, ये वाला क्यों रिपील्ड करना पड़ा, और क्या रीज़न था यानी 10% आरक्षण देने के लिए। और इसमें यह प्रावधान था कि 50% ही रिजर्वेशन केवल दिया जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को काटने के लिए एक नया अमेंडमेंट जरूरी था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 102वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 2018 में। अब कौन सा आर्टिकल जुड़ा? 342A आर्टिकल जुड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके अंतर्गत 342A आर्टिकल के थ्रू राजपथ जो है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्देशित कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। माय डियर एस्पिरेंट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी, कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप देखते हैं कि आप लास्ट लाइन भी आप देख लें कि ये जो है वे 3 साल के लिए जो है पद धारण करते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो यानी आप देख रहे थे कि इनकी नियुक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो 3 सदस्य थे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी, आयोग जो गठित किया गया था। तो आई होप मैंने सब कुछ इसमें डिस्कस कर दिया गया और आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर लक्ष्मीकांत तो कवर कराई जा रही है, उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत से जुड़े जो फैक्ट हैं या फिर अदर जो भी फैक्ट हैं उनको जो है इन्वॉल्व करके आपको सिखाया जा रहा है। तो आई होप आपको एडिशनल जानकारी भी कई सारी मिलती जाती है आपको साथ में, और कहीं पे भी कुछ भी संशोधन हुआ है अगर नई जो पब्लिकेशन जो 6th एडिशन के थ्रू, वो संशोधन के साथ आपको बताया जाता है। तो आप बेफिक्र रहें इस चीज़ के लिए कि आप जो है जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक और 100% ऑथेंटिक के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।